शायद इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया। इंतहाई ऑनरेबल वर्दी colleagues, assalamu alaikum. This is the third session of your this day, and today once again we are going to talk about yet another very important document, and that document is Punjab Travelling Allowance Rules 1976। ये है जनाब हमारा आज का जो टॉपिक है जिसमें हमने बात करनी है आपसे, और आपको बताना है कि किस तरह गवर्नमेंट जैसे अपने मुलाजमीन को माँ बाप की तरह बहुत सारे फ़वाइद से नवाजती है। ये एक और फ़ायदा है जिससे नवाज रखा है गवर्नमेंट ने अपने मुलाजमीन को। तो मैं आपके लिए ये पढ़ देता हूँ। ये नोटिफिकेशन जनाब 10 जुलाई 1976 का है, और इसमें ज़िक्र है एक सेक्शन का जो है 23, और किसका है, दी पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974। ऑनरेबल कोलीग्स, याद रखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारे सर्विस के जितने मैटर्स हैं उनको जो गवर्न करता है सेक्शन या शिक पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 की, वो सारी इसकी शिकें हैं जो हमारी सारी सर्विस को रेगुलेट करती हैं। और उसका एक बड़ा अहम सेक्शन है, वो है सेक्शन 23, जिसमें इख्तियार है चीफ मिनिस्टर साहब को या गवर्नर साहब को कि वो जो चाहे अमेंडमेंट कर सकते हैं, जो चाहे किसी भी कानून को जब लागू करना होता है तो इस सेक्शन को ऑपरेटिव किया जाता है और इसकी मदद से रूल्स जो हैं वो नाफज किए जाते हैं। तो ये जो पंजाब ट्रैवलिंग अलाउंस रूल 1976 है, इसको भी अंडर सेक्शन 23 ऑफ द पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 के तहत लागू किया गया। अगर हम गौर करें तो हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है रूल्स का, इसमें 3-4 लफ्ज़ बड़े अहम हैं। पहला है पंजाब, इसका मतलब ये होगा कि इसकी एक्सटेंट जो है वो पंजाब की है, ठीक है। और दूसरा, ये एक सफरी वजीफ़ा है, ट्रैवलिंग यानी जो आप सफ़र करते हैं। आपकी बात जब करूँगा तो मैं सिविल सर्वेंट्स की बात करूँगा। अलाउंस वजीफ़ा है, और ये रूल्स है 1976 के, ज़ाहिर अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, आपको पता है इनमें। हम आगे चलते हैं कि मज़ीद हमारे पास आगे क्या है, ठीक है जी। कोई भी जो रूल्स होते हैं उनका दायरा इख्तियार मुतय्यन किया जाता है कि ये जो रूल्स हम लागू कर रहे हैं ये किन पर लागू होंगे, हर किसी पे नहीं होंगे ना। जैसे मैंने आपको बताया, ये रेड में मैंने किया हुआ है, ये रूल्स किस पे अप्लाई करेंगे, ये करेंगे सिविल सर्वेंट्स पे। अब सिविल सर्वेंट्स कौन है, ये भी एक डिटर्मिन करना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर वो फर्द जो सिविल सर्वेंट के ज़िम्मे में आता है वो शख्स है जिसको पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 और उसके तहत बनने वाले सिविल सर्वेंट रूल्स 1974 के तहत भर्ती किया गया। यानी इसका मतलब इसमें से कॉन्ट्रैक्ट वाले निकल गए, एडहॉक वाले निकल गए, अंटल के वो रेगुलर हों, ठीक है ना। तो ये सिविल सर्वेंट्स के ऊपर लागू हैं। और सिविल सर्वेंट हर वो मुलाजम है जो सिविल पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 और उसके तहत बनने वाले रूल्स 1974 के तहत भर्ती हुआ है, उसे हम सिविल सर्वेंट कहते हैं। ये आप जहन में रख लिए, ये इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले नहीं आते अनटिल गवर्नमेंट उनको अलाउ करे कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी टीएडीए जो है वो मिलेगा, उन्हें अदरवाइज उनको नहीं मिलता, ठीक है जी। तो एक बात तो ये होगी कि जितने हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनको जनाब ये ट्रैवलिंग अलाउंस, जिसे सफरी अलाउंस कहते हैं। अब हमने ये देखना है सफरी अलाउंस है क्या, ये डेली अलाउंस क्या है, ये किसको मिलेगा, ये कैलकुलेट कैसे होगा, ये किस ग्रेड वाले को कितना मिलेगा, किस शहर में कितना मिलेगा, बड़े शहर में कितना है, छोटे शहर में कितना है, किसका इख्तियार है, कौन देगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, ये आज हमारा मौजूद बहस है जनाब। ये हम सारा कुछ आज के अपने इस सेशन में देखेंगे। ऑडिट ऑफिसर, अब एक चीज और ध्यान में रखें कि जब भी आप कोई रूल्स पढ़ते हैं, कोई एक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें एक चैप्टर होता है
नॉर्मली ये चैप्टर नंबर 2 होता है, क्योंकि पहला चैप्टर किसी भी रूल का या एक्ट का याद रखें वो होता है कि इस रूल या इस एक्ट का नाम क्या होगा और इसका दायरा इख्तियार क्या होगा और ये लागू कब होगा। ये तीन चीजें बड़ी अहम होती हैं। और ये हर जो हमारा रूल है या हमारे, आपको आवाज आ रही है? मियां साहब आपकी जी आवाज आवाज गूंज आ रही, रही है आपकी ऑनरेबल आवाज कॉलीग्स सर, आपको? जनाब आपकी आवाज शेर की तरह से गूंज रही है मियां साहब, माशाल्लाह। आ रही है सर, आवाज आ आवाज आ रही रही है। है आपको? जी जी, ये आवाज क्लियर कंट्रोल आ को रही किसी ने छेड़ दिया है, मेरी मेरी प्रेजेंटेशन घुमा दी है आपने। अब नहीं जरा नहीं, 2 मिनट दे दें मैं। प्रेजेंट प्रेजेंटेशन आपकी आपके पास ही है, शायद कोई कनेक्टिविटी का इशू ना हो, आई डोंट नो। जी सर, आवाज भी नहीं आ नहीं, रही है और प्रेजेंटेशन दोनों नजर आ रही है। आवाज भी आ रही लेकिन है, मुझे प्रेजेंटेशन नजर आ रही है। मुझे नजर नहीं मुझे नजर नहीं आ रही। आसिफ आपको साहब, नहीं आ रही, हमें आ रही है। जी है। जी ये मुझे नहीं आ रही। चले, रही है। you people are lucky enough that you are having the visibility of the slide, but unfortunately this is not visible to me. तो मेरा ख्याल है मैं इसको स्टॉप करके ना तो दोबारा इसको लेता हूँ। जी जी दोबारा बिल्कुल लेता मियां साहब, बिल्कुल बिल्कुल हूँ, बिल्कुल। जी जी मैं दोबारा सर लेता हूँ इसको। ले जी, मेरा ख्याल है अब ऑनरेबल कोलीग्स आपको विजिबल होगी होगी। ठीक है जी। तो मैं बात कर रहा था कि किसी भी जब आप रूल की या एक्ट की बात करते हैं तो उसका जो चैप्टर नंबर 2 होता है ना, वो डेफिनेशंस का होता है, तारीफों का होता है। क्या मतलब कि इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे उनका मतलब क्या होगा, और वो इन रूल्स के ऊपर ही लागू होते हैं, क्योंकि डिफरेंट जगहों पे इन अल्फाज का मतलब डिफरेंट होता है। सबसे पहला लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है डेफिनेशंस के चैप्टर में ट्रैवलिंग रूल्स के हवाले से, सफरी रूल्स के हवाले से, वो ऑडिट ऑफिसर के, और इस नाम से लोग बड़े खौफजदा होते हैं। ऑडिट, ऑडिट होना है, ऑडिट, ऑडिट पैरा लग जाना है। तो ये ऑडिट ऑफिसर जो है, ऑडिट ऑफिसर बुनियादी तौर पे वो ऑफिसर है जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में होता है। और इसका काम होता है कि ये चेक करना कि किसी मुलाजम ने जो पैसे क्लेम किए हैं या अथॉरिटी ने उसे पैसे दिए हैं, क्या देने वाले का इख्तियार था कि वो उसको दे सके और लेने वाले का इख्तियार था कि वो उसको ले सके अंडर रूल। तो दैट ऑफिसर इज कॉल्ड एन ऑडिट ऑफिसर दैट एग्जामिन्स, स्क्रूटनाइज, चेक्स and evaluates the authority granting some amount and the person or officer receiving that amount, उसे हम कहते हैं ऑडिट ऑफिसर। आगे चलते हैं। ऑथोराइज मेडिकल अटेंडेंट का एक लफ्ज यूज हुआ है जी ट्रैवलिंग अलाउंस के अंदर। ये मैं आपको बता दूं, ये एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं हमारे, जो कि सिविल सर्वेंट्स को या उनकी फैमिली को अगर घर जाके चेक करें तो वो भी क्लेम कर सकते हैं टीएडीए का। ठीक है। फिर एक लफ्ज यूज होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आपको अगर याद हो, पीडा जब हमने पढ़ा था तो मैंने जनाब की खिदमत में अर्ज किया था, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जो किसी अपने ही रखे हुए मुलाजम पे पीडा लगाती है। तो ये वहां इसका मतलब था। अब यहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो हमारे जो सेक्रेटरी साहबान हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स के, जो ज़्यादातर इन कंसल्टेशन विद फाइनेंस डिपार्टमेंट को डिसीजंस लेते हैं और फिर ये मजीद आगे अपनी पावर्स को डेलीगेट भी कर देते हैं। तो यहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मुराद वो अथॉरिटी है जो ट्रेवलिंग अलाउंस और जो डेली अलाउंस है वो अलाउ कर सकती है। ये फिर कोई प्रॉब्लम हुई है जी इसको? सर आ रही है बस। सर आवाज और स्लाइड आ रही है। ये आसिफ साहब होल्ड ऑन पे चला जाता है ये मोड जो है इसका। लुक्स लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग। ये दोबारा मैं ले रहा हूँ जी, ये इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है और एकदम ये बंद हो रही है, वरल मैं दोबारा इसको ले रहा हूँ। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जनाब जिसके पास ये इख्तियार है कि वो टीएडीए का जो अलाउंस है वो
सैंक्शन कर सके, ठीक है, अनटिल के ये अथॉरिटी अपने किसी और कंट्रोलिंग ऑफिसर को इख्तियार दे दे कि वो उसको करे। कंट्रोलिंग ऑफिसर का मतलब होता है वो ऑफिसर जो सुपरविजन कर रहा है ट्रेवलिंग अलाउंस के जो क्लेम्स आते हैं जो सिविल सर्वेंट करते हैं सफर करने के बाद, उनको डील करने वाला जो ऑफिसर है उसे हम कंट्रोलिंग ऑफिसर कहते हैं। यानी जो ऑफिसर भी आपका टीए बिल डीए बिल पास करेगा, दैट ऑफिसर वुड बी कॉल्ड अ कंट्रोलिंग ऑफिसर। अब एक और तारीफ जो टीए बिल के अंदर, चूंकि आपको पता है यहाँ दिनों के हिसाब से घंटों के हिसाब से पेमेंट्स होती हैं, डेली के हिसाब से, हाफ डेली के हिसाब से, नाइट के हिसाब से पेमेंट्स होती हैं, तो यहाँ दिन का तस्वर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लें। आधी रात से इसका आगाज होता है और आधी रात पे ही जाके ये खत्म हो जाता है, ठीक है। हमने कौन सी स्लाइड को डिस्कस की, चूंकि ये जाहिर है इलेक्ट्रॉनिकली ये जी सारा सर आप सर, आप फैमिलीज का बता फैमिली को स्टार्ट करने लगे थे अभी, ओके फैमिली की जी, ओके, टर्म। मैं वापस जाता हूँ जी, मैं फैमिली पे, मैं तो काफी आगे निकल गया था, तो फैमिली पे जाते हैं जी दोबारा। फैमिली की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक सरकारी मुलाजम जो मेल है उसकी बीवी, उसकी बीवियां, या वो खावन जिसकी बीवी मुलाजम है, या फिर लेजिटिमेट चिल्ड्रन, जायज़ बच्चे जो हैं उसके, सौतेले बच्चे। और शर्त ये है कि वो 12 साल से कम भी हो सकते हैं, 12 साल से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर 24 साल या उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। वो उसके बच्चों में शामिल होंगे और फैमिली में शामिल होंगे। फिर वो बच्चे जो ले पालक बच्चे होते हैं, जिनको ले लेते हैं, जिनको औलाद नहीं होती, वो बच्चे को पाल लेते हैं, ले लेते हैं, तो याद रखें इसको भी हुकूमत से इजाज़त लेनी पड़ती है। हुकूमत से आप इजाज़त लेंगे तो फिर ले पालक बच्चा जो है वो आप ले सकते हैं, और उसके बाद फिर शर्त यह है कि वो बच्चा 24 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसको भी टीएडीए का ये जो क्लेम है वो भी नहीं कर सकेगा, चूंकि फैमिली के साथ होता है ना, मतलब सरकारी मुलाजम को जब टीएडीए मिलेगा तो उसके साथ उसकी फैमिली को भी मिलता है, ये भी गवर्नमेंट ने डिस्पेंसेशन दी हुई है। फिर गवर्नमेंट ने आगे बता दिया है कि फैमिली की लिमिट्स क्या हैं। अब ये जो अडॉप्टेड चाइल्ड है, ले पालक बच्चा है, ये गवर्नमेंट से एक तो इजाज़त लेनी पड़ती है, और फिर ये है कि इसकी लाइबिलिटी जो है जो गवर्नमेंट से इजाज़त ली गई होगी उसी अडॉप्टेड चाइल्ड की लाइबिलिटी गवर्नमेंट जो है वो लेगी और किसी बच्चे की नहीं लेगी। और मज़े की बात है कि अगर उस मुलाजम का अपना बच्चा या अपनी बच्ची अल्लाह ताला उसको दे देगा, तो ये जो ले पालक बच्चा होगा, चाहे 24 साल से नीचे इसकी उम्र है, 12 साल से ऊपर है, 12 से कम है, ये इसका स्टेटस खत्म हो जाएगा और टीए ये क्लेम नहीं करेगा, ठीक है जी। और बाद औक़ात ऐसा होता है कि जो ले पालक बच्चे होते हैं वो माँ बाप के साथ नहीं रह रहे होते। अब बाप अगर जो है वो एक जगह पे रह रहा है तो बच्चा किसी और घर में रह रहा है, लेकिन ये ले पालक बच्चा जो है अपने माँ बाप के डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये किसी और स्टेशन पे भी रह रहा है और मुलाजम किसी और हेडक्वार्टर में एक ही जगह पे, तो जनाब ये भी फैमिली के अंदर शुमार होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट जब भी टीए रूल्स के अंदर लफ्ज आएगा तो इसका मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 की सीरियल नंबर 16 के मुताबिक जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका जो हेड अपना अटैच डिपार्टमेंट है वो डीपीआई कॉलेजेस है। तो डीपीआई कॉलेजेस जो है ये हेड ऑफ द अटैच डिपार्टमेंट है। हेड ऑफ ऑफिस का मतलब है कि जो भी ऑफिस, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं उसका जो हेड होगा उसे हम हेड ऑफ ऑफिस कहेंगे टीए रूल्स के आज मुताबिक। नहीं आ रही। जी, आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, अब आ रही है, ओके सही जी, ओके आवाज आ रही है। जी जी, थैंक यू थैंक यू जी सर आ रही आ रही है है सर। जी। हेडक्वार्टर आ रही है ओके 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 सर, राय ओके साहब ओके ओके आ रही है सर, ओके बहुत अच्छी सर, आ आई रही है। गॉट योर सिग्नल, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंफॉर्मेशन। भाई साहब हेडक्वार्टर स्लाइड का का थोड़ा लफ्ज सा ना, इसको स्लाइड का साइज बड़ा करे सर जरा। ले जी, अभी बड़ा कर देते हैं। मैं वो इसलिए किया था कि पता चल जाए कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया। ये ले बड़ा कर देते हैं साइज जनाब। जी जी जी, ये थैंक यू ये ले जनाब, ये ले। वो मेहरबानी। मैंने जानबूझ के किया हुआ था ताकि वो डिस्कनेक्शन हो तो पता चल जाए, क्योंकि वो नेट का इशू आ रहा है ना बार बार, इसलिए। सर तो 50+ लोग जो है उनकी नजर का भी ख्याल रखें। जी 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 जी, मैं माजरत चाहता हूँ सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपके बात बड़ी फराग के साथ आ रही कह रहे हैं। अच्छा जी। तो हेडक्वार्टर लफ्ज जब ट्रेवलिंग अलाउंस के अंदर हेडक्वार्टर का लफ्ज इस्तेमाल होगा
तो इससे मुराद ली जाएगी हर वो दफ्तर जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। मसलन अगर आप कॉलेज में काम कर रहे हैं तो कॉलेज आपका हेडक्वार्टर, अगर आप डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में काम कर रहे हैं तो डिप्टी डायरेक्टर का दफ्तर आपका हेडक्वार्टर, अगर डायरेक्टर ऑफिस में आप एज अ डायरेक्टर काम कर रहे हैं तो वो आपका हेडक्वार्टर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिविल सेक्रेटेरिएट हमारा हेडक्वार्टर है या डीपीआई ऑफिस हेडक्वार्टर है। ये हर वो स्टेशन जहां पे कोई सरकारी मुलाजिम सिविल सर्वेंट काम करता है, टीए रूल के मुताबिक और रिवाइज लीव रूल्स 1981 के तहत, दैट सिविल सर्वेंट्स दिस वेरी स्टेशन इज कॉल्ड हेडक्वार्टर। अच्छा जी, महीने का मतलब वही ब्रिटिश मंथ है हमारे, 1 जनवरी से लेके आगे जो चलते हैं वो मंथ है टीए रूल्स के मुताबिक। पे जो है हमारी तनख्वाह होती है, जिस भी एमोल्यूमेंट के साथ, जिस भी वजीफे के साथ लफ्ज पे लगा होगा वो समझ लें हमारी पे का हिस्सा है। जैसे स्पेशल पे है, क्वालिफिकेशन पे है, पर्सनल पे है, और कोई भी एमोल्यूमेंट जिसके साथ लफ्ज पे इस्तेमाल हुआ होगा वो हमारी पे का हिस्सा होती है। पब्लिक कन्वेंस से हम मुराद लेते हैं रेलवे ट्रेन हैं, कोई स्टीमर आ रहा है, जब उस वक्त शुरू शुरू में चलते होते थे, आज भी चलते हैं, बसें जो बाकायदगी के साथ मुसाफिरों को एक जगह से लेके दूसरी जगह पे जाती हैं, वो हमारी पब्लिक कन्वेंस होती है। पर्सनल कार से मुराद है कोई भी, ये नहीं है कि जो गाड़ी आप किराए पे लेके गए हैं वो आप कहें कि जी मैं पर्सनल कार पे गया हूं। पर्सनल कार का मतलब है वो गाड़ी जो आपके नाम रजिस्टर्ड है या आपके किसी फैमिली मेंबर के बेटे के नाम है, बेटी के नाम है, मिसेस के नाम है, लेजिटिमेट चिल्ड्रन के नाम है, ठीक है, अडॉप्टेड जो चिल्ड्रन है उनके नाम है, अगर वो 24 से कम है तो वो फैमिली के उसमें आते हैं ना। तो यानी 24 साल से ऊपर निकल जाएगी बात तो फिर वो फैमिली का हिस्सा नहीं बचा रहता, ठीक है। ये टीए रूल कहते हैं, ये नहीं हमारे कवानीन के मुताबिक तो अल्लाह ताला उनको लंबी हयाती दे, जब तक उन्होंने जीते रहना हमारी फैमिली का हिस्सा होते हैं। लेकिन मैं ट्रेवलिंग अलाउंस के बारे में बात कर रहा हूँ, इसकी जो डेफिनेशंस कहती हैं। प्रेस्क्राइब्ड का लफ्ज जहां पर इस्तेमाल होगा इसका मतलब होगा प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स। और ट्रांसफर में आपको बताऊं कि ट्रांसफर का मतलब होता है मूवमेंट करना जी। एक सरकारी मुलाजम जब एक हेडक्वार्टर से दूसरे हेडक्वार्टर जाता है तो इसको ट्रांसफर कहते हैं। और बाद औक़ात हेडक्वार्टर चेंज हो जाता है, बंदा एक दफ्तर बंद हो जाता है, दूसरे दफ्तर में ड्यूटी लग जाती है, तो वो उसकी ट्रांसफर कहलाती है, ठीक है। ये भी आपने ज़हन में रखना है। एक चीज का ख्याल रखें कि ट्रेवलिंग अलाउंस को बड़ा सोच समझ के चेक करके देना चाहिए, क्योंकि हर उस सिविल सर्वेंट को, वो 1 से 15 का ऑफिशियल है या वो 16 से 22 का ऑफिसर है, अगर वो कोई सरकार के काम की परफॉर्मेंस में निकलेगा तो जनाब उसको, यानी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सर्विस, यानी सरकारी मुलाजमत की जरूरत के मुताबिक वो बंदा सफर करेगा तो उसको ये टीए अलाउंस मिलेगा या डीए अलाउंस मिलेगा, जिसे हम डेली अलाउंस कहते हैं। ये नहीं है कि हर बंदा जिधर मर्जी घूमता फिरे क्योंकि वो सरकारी मुलाजमा बिल क्लेम कर ले। आपको पता होगा जब हम बिल क्लेम करते हैं तो फिर वो कहते हैं जी अपनी अटेंडेंस सर्टिफिकेट दें कि वाकई आप वहां पे गए थे, तो फिर अटेंडेंस सर्टिफिकेट जिस ऑफिस को आप अटेंड करते हैं उसका जो हेड है या डेजिग्नेटेड पर्सन जो है या डेलीगेटेड पावर जिसके पास है, वो बंदा आपको जनाब अटेंडेंस देता है, उसमें लिखता है कि इट इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर सो एंड सो। ये माइक काइंडली अपना ऑफ कर लीजिए ऑनरेबल कॉलीग, योर माइक इज लेफ्ट ओपन एंड दैट इज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस फॉर द क्लास, यू आर रिक्वेस्टेड काइंडली टू पुट इट ऑफ। अच्छा, तो मैं ये आपको बता रहा था कि जब आप ट्रेवल करते हैं तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, उसे चेक किया जाता है। जब भी आप किसी जगह पे सरकारी काम के लिए जाते हैं, सफर करते हैं, जाती काम के लिए नहीं, सरकार, आपका ऑफिस, आपका हेडक्वार्टर, आपका सीनियर बॉस वो आपकी ड्यूटी लगाता है कि फलां काम आप करके आए, तो वो बाकायदा आपको किसी पब्लिक सर्विस के लिए भेज रहा होता है। अगर जाती काम के लिए भेज रहा फिर नहीं, इसीलिए वो अटेंडेंस दी जाती है कि इट इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर अली मोहम्मद, associate professor of mathematics, government graduate college Hassan Abdal, has attended this office on, जनाब वो लिख देता है फॉर द पर्पज ऑफ, आगे जनाब वो उसका मकसद लिख देते हैं कि वो सफर किस लिए किया गया, तो फिर वो टीएडीए जो है वो क्लेम करता है। इसलिए ये टीएडीए जो है इसको बड़े अच्छे तरीके से चेक करके फिर क्लेम को ओके करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जनाब वो अपनी मर्जी से घूम रहा हो और गवर्नमेंट से टीए भी ले रहा हो। तो टीए तब मिलना है जब कोई भी आपने मामला जो
आपने जो सफर आप किया है किसी सरकारी मामले की सर अंजामदही के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में आपने जो किया है, उसके लिए आपको टीएडीए जो मिलेगा। तो अभी हम टीए की बात करें। कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन होता है? ये हर वो बंदा होता है जिसकी दफातर के अंदर ड्यूटी लगी हुई है कि आपने टीए बिल्स को साइन करना है, यानी उसको डेलीगेट की होती हैं ये पावर्स कि जनाब टीए का जब आएगा तो मिस्टर फलान डिप्टी डायरेक्टर जो है वो इसको वेरीफाई करेंगे, तो फिर वो ऑफिसर जो है वो उसको साइन करेगा। जो ऑफिसर फाइनल साइन करके टीए बिल को ओके करता है और आप जाके एजी ऑफिस से या डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर चेक लेते हैं, वो कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है जनाब। ठीक हो गया। अब ये बार बार चेक करना होता है कि कोई बंदा भी टीए जो है ऐसे ही क्लेम ना कर ले कि जो उसका बनता नहीं है। और गवर्नमेंट ये कहती है कि जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसको चाहिए कि वो चेक करे कि कोई भी क्लेम, कोई भी सफर गैर जरूरी तौर पे तो नहीं किया गया, गवर्नमेंट को उसमें कोई मुफाद नहीं था फिर भी सफर किया गया और उसके पैसे क्लेम तो नहीं किए जा रहे। और ये भी देखना है कि फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा पैसे भी हर महीने बंदा जनाब वो 70,000, 80,000, 90,000 तो टीएडीए क्लेम नहीं कर रहा। उन्होंने कहा इसको भी आपने चेक करना है। ऐसे नहीं है कि जिसने क्लेम किया आप उसको देते जाएं। टीए बिल जो है जब तक काउंटर साइन नहीं होगा कंट्रोलिंग ऑफिसर से, वही जिसको ये पावर दी गई है हर दफ्तर के अंदर, तब तक इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और ये जो पावर है काउंटर साइन करने की, जो जिस ऑफिसर को डेलीगेट होती है, वो चाहे तो फर्दर अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट नहीं कर सकता, लेकिन ये ड्यूटी दे सकता है कि आपने इस फॉर्म को चेक करना है, साइन आपके ही होंगे। आगे चलते हैं। और फिर ये कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है जो टीए बिल को काउंटर साइन करता है, इसने देखना क्या है? पहली बात कि जो बिल क्लेम किया जा रहा है सफरी अलाउंस का, कि जनाब मैंने मंडी बहाउद्दीन से लाहौर का सफर, मैंने सेक्रेटेरिएट मुझे बुलाया गया था, मैं वहां पे गया हूं, तो सबसे पहले उसने चेक करना है कि जरूरत क्या थी उस सफर की जिसका बिल क्लेम कर रहा है ये मुलाजम। एक बात। फिर ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी, ये बंदा कितने सफर करता है, डेली सफर पे ही तो नहीं रहता। ठीक है। और तीसरी बात ये है कि इसकी जर्नी का ड्यूरेशन क्या है, ये कितनी, इन तमाम चीजों को वो चेक करेगा और नोट करेगा कि बहुत ज्यादा ये लंबे सफर तो नहीं करता, ये बार बार तो नहीं करता, ये अननेसेसरी सफर तो नहीं कर रहा, ट्रेवल तो नहीं कर रहा, और गवर्नमेंट के खाते से पैसे भी क्लेम कर रहा है, और कहा चलें जी मीटिंग पे लाहौर जाते हैं तो काम अपने कर दे रहे सारे, तो गवर्नमेंट से बिल क्लेम नहीं कर रहा। इसीलिए अटेंडेंस के अंदर very specifically it is written that well the person went to attend the office in order to perform and discharge the duty in public interest in public service। ठीक है। अच्छा, फिर ये भी देखना है कि उस बिल के अंदर जो फासला डाला गया है, जिस फासले का क्लेम किया जा रहा है, यानी वो स्पेशल सिटी था, वो ऑर्डिनरी सिटी था, जितनी पेमेंट क्लेम की है, इस बिल को इतना अच्छी तरह से चेक करना है कि क्या इसी ट्रेवल का जो है ना, पहले तो ये बंदा क्लेम नहीं कर चुका, फर्स्ट टाइम आपके पास बिल आया, तो ये ड्यूटीज हैं जनाब कंट्रोलिंग ऑफिसर की कि उसने ये सारी चीजें देखनी है। जब वो अपने आप को मुतमिन कर लेगा कि हाँ ये ट्रेवलिंग अलाउंस का जो बिल क्लेम किया जा रहा है ये सही है, फिर उसको वो अलाउ करे। और हमेशा याद रखें, गवर्नमेंट ये कहती है सर आवाज नहीं आ पब्लिक रही। इंटरेस्ट, जी 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 आ जाती है। पब्लिक इंटरेस्ट में जब आप काम करेंगे तो ये बिल आप क्लेम करेंगे, और गवर्नमेंट ये कहती है कि आप चेक करें कि क्या इस बंदे ने ये सफरी वजीफा जो है, सफरी अलाउंस जो है, इसको अपनी प्रॉफिट का एक जरिया तो नहीं बना लिया कि चल भी पैसे कमा एक जरिया, बार बार बिल क्लेम करते रहो। इसको बड़ी सख्ती से चेक करना है और देखना है। ठीक है। फिर ये भी चीज देखना है कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें इस बंदे ने अगर कोई टिकट ये खरीद पाया है, रिटर्न टिकट या जाने का टिकट, तो उसकी भी जरूरत चेक करनी है कि क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट में था या वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं था। फिर उसने जो माइलेज की है, जितना फासला उसने डिस्टेंस तय किया है, ये भी चेक करना है कि जनाब ये कितना था। और फिर जाके अब मैं आपको बताता हूं कि जनाब ये जो हम सफर करते हैं, जिसे हम ट्रेवलिंग अलाउंस के नाम से अलाउंस लेते हैं, गवर्नमेंट से वजीफा लेते हैं, ये कौन कौन से सफर हैं जिसके लिए ये टीए मिलता है? पहली बात, आप किसी टूर पे गए हैं जनाब,
अब देखिए हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर साहिबान हैं और डायरेक्टर साहिबान हैं या हमारे प्रिंसिपल साहिबान हैं, एक प्रिंसिपल मंडी बाउद्दीन में काम कर रहा है, तो वो जो है ना वो टूर पे निकलता है, वो ट्रेवल करता है और वो जाके अटेंड करता है जनाब डायरेक्टर के ऑफिस को अटेंड करता है, चूंकि वहाँ पे मीटिंग रखी गई थी। तो ये उनका ऑफिशियल टूर है, इसके लिए वो अपना टीएडीए क्लेम करेंगे। शर्त वही है कि 16 किलोमीटर से ज्यादा का फासला हो, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना हो, यानी ये इंटर डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, इंटर डिविजनल होना चाहिए, और इसी तरह से यानी सिमिलर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये टूर क्लेम नहीं किया जाता। पहली बार टीए कब मिलता है? जब आप ऑफिशियल टूर करते हैं। अब हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, आपको पता है ना, वो एक अपना टूर प्रोग्राम बनाते हैं, पूरा मंथली टूर प्रोग्राम वो बनाते हैं कि जनाब इस दिन वो फलां जगह पे जाएंगे, इस दिन फलां जगह पे जाएंगे, इस दिन फलां जगह पे जाएंगे, और ये ऑफिशियल टूर है पूरा बना के डायरेक्टर साहब उसको अप्रूव करते हैं। उसके बाद वो बंदा अपना सरकारी विजिट करता है, पूरे महीने में सरकारी कॉलेजेस को चेक करता है, तो ये इसका ऑफिशियल टूर होता है जनाब, जिसके वो पैसे क्लेम करता है। दूसरे नंबर पे ट्रांसफर। अब ये सुन ले, हर ट्रांसफर पे टीए नहीं मिलता। वो ट्रांसफर आपको पता है, जब आपके ट्रांसफर ऑर्डर होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, या तो आप रिक्वेस्ट करके ट्रांसफर कराते हैं या गवर्नमेंट आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे कर देती है। तो जब गवर्नमेंट करेगी आपकी किसी गलती की वजह से, तो या आपने खुद उसको जो है वो किया है, अप्लाई किया है, तो फिर आपको इसका टीए नहीं मिलता। क्योंकि आपको पता है जब ट्रांसफर ऑर्डर निकलता है ना, तो उसके नीचे गवर्नमेंट लिख देती है नो टीए डीए शैल बी अलाउड। अगर किसी ऑर्डर पे, ट्रांसफर ऑर्डर पे ये लाइन ना लिखी गई हो, तो उस ट्रांसफर के ऊपर भी टीए क्लेम किया जा सकता है। तीसरी बात, जब हम पहली दफा हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, तो फिर हम ज्वाइन करने के लिए जाते हैं। अगर तो हमारे अपॉइंटमेंट में लेटर में लिखा गया हो कि फॉर द ज्वाइनिंग टीएडीए विल बी अलाउड एज पर गवर्नमेंट रूल्स, तो फिर फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे भी मिलेगा। वरना नॉर्मली ये लिखा होता है कि जनाब टीएडीए विल नॉट बी अलाउड। फिर रिटायरमेंट पे भी जनाब ये टीए मिलता है, पूरी महीने की तनख्वाह भी मिलती है, मैं आगे जाके आपको बताता हूं। फिर सस्पेंशन, डिसमिसल, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनके ऊपर भी अगर गवर्नमेंट अलाउ करे, लेकिन देखा जाए तो सस्पेंशन, डिसमिसल और टर्मिनेशन ये तीनों इतने खतरनाक लफ्ज हैं कि बंदा बहुत बड़ी करप्शन मारे तो फिर ये बंदे के ऊपर कार्रवाइयां होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर टीएडीए फिर वो अलाउ करते हैं। अगली बात, अगर आप ट्रेनिंग कोर्स अटेंड कर रहे हैं, जैसे अब ये ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन ये ऑनलाइन है, क्योंकि यहाँ आपने अपना हेडक्वार्टर नहीं छोड़ा, यहाँ आपने 16 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला तय नहीं किया, यानी 10 मील या 16 किलोमीटर, इसलिए आप टीए क्लेम नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आप मंडी बहाउद्दीन में थे, या आप मुल्तान में थे, आप कोयटा उसमें थे, फैसलाबाद में थे, डीजी खान में थे, आप ट्रेवल करके एमपीडीडी लाहौर आके आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जनाब उसका आप टीए भी क्लेम करेंगे। फिर अगर आप कोई अदालत का केस है, मसलन आपके कॉलेज का कोई केस चल रहा है, तो प्रिंसिपल साहब ने आपको ऑथोराइज कर दिया कि मिस्टर सो एंड सो, लेक्चरर इन इंग्लिश, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फलां ऑफ दिस कॉलेज इज हियर बाय ऑथोराइज टू अटेंड द कोर्ट ऑफ मिस्टर जस्टिस सो एंड सो इन लाहौर और हाई कोर्ट इन कनेक्शन विद रिट पिटिशन नंबर ये। जब वो आप जाते हैं, वहाँ आपकी हाजिरी लगती है, वहाँ से आपको अटेंडेंस भी मिलती है। उसकी बुनियाद पे आप फिर जनाब जब कोई एविडेंस देने के लिए, कोर्ट केस अटेंड करने के लिए, जाती केस नहीं गवर्नमेंट का, तो भी आपको टीए मिलेगा। फिर कोई इंक्वायरी है, इंक्वायरी के अंदर आपको डीआर लगा दिया गया, और डीआर लगाया डायरेक्टर फैस अपना गुजरांवाला ने, और आप बैठे हुए हैं जनाब सियालकोट के अंदर, वहां ट्रेवल करके आपने जब इंक्वायरी अफसर के पास जाना रिकॉर्ड लेके, तो ये ऑफिशियल मैटर है। इंक्वायरी ऑफिसर आपको सर्टिफिकेट देगा कि जनाब इन्होंने इस इंक्वायरी में डीआर अटेंड किया, तो जनाब उसका भी टीए आप क्लेम कर सकते हैं। फिर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, गवर्नमेंट के किसी इदारे में कॉन्फ्रेंस हो रही है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ डीपीआई ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो हम कहते हैं जनाब यहाँ पे ऐवान इकबाल के अंदर फलां जो है ना एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो इस कॉन्फ्रेंस में सारे लोग अटेंड करेंगे, तो उसके ऊपर भी टीए क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि आप इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिविजनल सफर कर रहे हैं। फिर मेडिकल एडवाइस या ट्रीटमेंट के लिए अगर आप जाते हैं और गवर्नमेंट की एडवाइस पे आप ये कर रहे हैं, तो फिर आपको उसका भी टीए मिलता है। अगर सेक्रेटेरिएट में चीफ सेक्रेटरी साहब को दरबार लगाते हैं और एक डिस्ट्रिक्ट के सारे प्रिंसिपल्स को कहते हैं कि आप आएं जी वहाँ पे, तो जनाब उनको भी वो टीए क्लेम करेंगे। किसी ऑफिशियल फंक्शन को अटेंड करने जाते हैं, 16 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला तय करते हैं, जनाब टीए मिलेगा। फिर एक वो बंदा जो इनकैपेसिटेटर जो होती है, मेडिकल ग्राउंड्स पे अनफिट हो जाता है,
तो जनाब उसको और उसकी फैमिली को भी टीए जो है वो अलाउ होता है जब वो जाता है किसी डॉक्टर को चेक करवाने के लिए। देखें गवर्नमेंट ने कितनी सहूलतें जो हैं वो दी हुई हैं। कोई भी वो पर्पस जिसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहे कि अगर आप ये सफ़र करोगे तो टीए डीए मिलेगा, उसके ऊपर भी ये है जनाब वो सफ़र जिस पे टीए मिलता है। कन्वेंस अलाउंस आपको सबको पता है कि जो आप कन्वेंस मेंटेन करते हैं, फ्रीक्वेंटली आप जाते हैं, उस पर कन्वेंस अलाउंस आजकल मेरा ख्याल है 5,000 रुपया गजेटेड जो है उनको मिल रहा है। ये वो वाला हाल। अब हम आगे चलते हैं कि ट्रेवलिंग अलाउंस में कौन कौन, टूर क्या होता है, टूर की तारीफ क्या होती है, टूर किसको कहते हैं। टूर है जी ए सिविल सर्वेंट इज ऑन टूर व्हेन ही इज एब्सेंट ऑन ड्यूटी फ्रॉम हिज हेडक्वार्टर, जब वो अपने हेडक्वार्टर में नहीं है, वहां से गया हुआ है विद इन या आउट ऑफ बियॉन्ड हिज स्फीयर ऑफ ड्यूटी। क्या मतलब, आप अपने हेडक्वार्टर से बाहर हैं, अपने हेडक्वार्टर से एब्सेंट हैं, लेकिन आप एब्सेंट का मुराद ये है कि वहां आपकी मौजूदगी नहीं है। एब्सेंट का मतलब ये नहीं है कि आप बगैर बताए, हमेशा गवर्नमेंट का जो काम होता है बता के जाते हैं, आपको बाकायदा ऑथोराइज किया जाता है, लेटर दिया जाता है, फिर आप जाते हैं। तो टूर ये है कि जब आप अपने हेडक्वार्टर से सरकारी अमूर की अंजामदही के लिए निकलते हैं और आपका वो टूर जो है, आपका वो सफ़र जो है 16 किलोमीटर या 10 मील से ज़्यादा होता है, तो जनाब आप टूर की पोजीशन में आते हैं। फिर डाउटफुल किस्म के जो केसेस हैं उनको चेक किया जाना चाहिए कि कहीं कोई गलत तो टीए क्लेम नहीं कर रहा, डीए क्लेम नहीं कर रहा, इन सारी चीज़ों को। ये जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 16 किलोमीटर का फासला होना चाहिए, यानी आपके हेडक्वार्टर से 16 किलोमीटर तक कोई टीएडीए नहीं है। उससे आगे निकल जाएंगे यानी 10 मील तक आपको कोई टीएडीए नहीं है। हेडक्वार्टर से 16 किलोमीटर आगे या 10 मील से थोड़ा आगे निकल जाएंगे आप, तो आपका टीए क्लेम करना बन जाता है। इस रेडियस को आपने ज़हन में रखना है। और ये फासला कहां से आपने काउंट करना है, नियरेस्ट प्रैक्टिकल रूट का मतलब है जो एक्चुअल सड़क आपने इस्तेमाल करनी है और वो आपके हेडक्वार्टर से जा रही है, उससे आपने फासला जो है वो मापना है। आगे चलते हैं। ट्रेवलिंग अलाउंस की जनाब दो इकसाम होती हैं। एक परमानेंट ट्रेवलिंग अलाउंस, ये वो होता है जो एक बंदे को पता है कि जनाब इसने डेली ये ट्रेवल करना है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, तो उसको परमानेंटली वो उसकी जो है ना वो पे स्लिप के अंदर ये लग जाता है। लेकिन ये जो माइलेज एंड डेली अलाउंस है, ये जनाब डे टू डे बेसिस पे जब भी आप टूर पे निकलते हैं ये तब मिलता है। माइलेज का मतलब होता है फासला, जो आप डिस्टेंस तय करते हैं ना, मसलन आपने 16 किलोमीटर जो है, उससे आगे जो आपका प्रैक्टिकल रूट है जिससे आपने वो जर्नी लेनी है, उस जर्नी से जब आप स्टार्ट करते हैं 16 किलोमीटर से आगे, तो आपका माइलेज भी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये माइलेज जब आप सरकारी गाड़ी पे करते हैं तो फिर नहीं आपको मिलता, ठीक है। ये दूसरी जो पर्सनल कार पे आप करते हैं तो तब आपको मिलता है। डेली अलाउंस फिक्स है, इसके रेट में आपको आगे जाके बता देता हूँ। परमानेंट अलाउंस मैंने आपको, ट्रैवलिंग अलाउंस मैंने आपको बता दिया कि ये एक वो बंदा जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहा है और बार बार एक दिन छोड़ के एक दिन पे गवर्नमेंट के काम के लिए जा रहा है, उसका परमानेंट ये अथॉरिटी जो है वो लगा देती है और उसको तनख्वाह में मिलता रहता है, ठीक है। तो परमानेंट कंडीशन जो है ना ट्रेवलिंग अलाउंस की ये है कि आप एक मखसूस कन्वेंस जो है वो आपको वो लगा देते हैं कि जनाब चूंकि ये बंदा सरकारी अमूर की अंजामदही के लिए हर दूसरे दिन निकलता है, ये टूर पे होता है, तो वो परमानेंटली लगा देते हैं, फिर उसके लिए टीए क्लेम करने की जरूरत नहीं रहती जब ये परमानेंट अलाउंस आपका लग जाता है। अगर आपको डिप्यूट किया जाता है ट्रेनिंग के लिए, जैसे मैंने बताया, तो ट्रेनिंग के ऊपर भी आप टीए क्लेम कर सकते हैं, शर्त वही 16 किलोमीटर या 10 मील वाली है। फिर गवर्नमेंट ने जनाब टीए देने के लिए जो मुलाजमीन है उनके ग्रेड्स बनाए हुए हैं। मसलन ग्रेड 1 से 2 तक जो है ये फोर्थ ग्रेड में आता है, 3 से 10 तक थर्ड ग्रेड में, 11 से 16 तक सेकंड ग्रेड में, और ग्रेड 17 और उससे ऊपर वाले फर्स्ट ग्रेड के अंदर आते हैं। अब जरा सुन लें कि ये माइलेज अलाउंस जो है इसका असूल क्या है, कि ये जो आप एक्चुअल फासला तय करते हैं वो फासले का वजीफा क्या है। वो ये है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने कोशिश नंबर 1 आपने ये देखना है कि दो रूट कौन कौन से अवेलेबल हैं, जिन दोनों में से कोई एक रूट आप जो है वो प्रैक्टिकल है आपके लिए, जिसको आप कर सकते हैं। और शर्त ये है कि वो जो दो रास्ते हैं उनमें से छोटा रास्ता कौन सा है। एक बात, यानी ये जो डिस्टेंस वजीफा लेने का, माइलेज वजीफा लेने का तरीका है वो ये है कि आपने अगर 60 किलोमीटर का फासला तय किया है, तो वो जो 60 किलोमीटर का फासला आपने तय किया
इसका माइलेज अलाउंस मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, कैलकुलेट कैसे करना, मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा भी, एक टीए बिल भी दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टीए बिल बनता कैसे और इसको चलाना कैसे। अब जरा ये समझ लें, गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको फासले का वजीफा कब मिलेगा, जब आप दो सड़कों में से उस सड़क को इख्तियार करेंगे जो छोटी है, जो जल्दी आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी, और दूसरी बात उस पर सफर करना आपके लिए सस्ता है। मिसाल के तौर पे आप देखें ना, जीटी रोड पे जाते हैं तो टोल टैक्स कम होता है, आप मोटरवे पे जाते हैं तो टोल टैक्स ज्यादा होता है। मोटरवे पे वैसे भी लॉन्गेस्ट रूट्स होते हैं, यहाँ से शॉर्टेस्ट निकाल के आप बीच में से निकल सकते हैं। तो माइलेज अलाउंस लेने के लिए गवर्नमेंट ने शर्त रखी है जनाब, एक तो जो दो रास्ते आपके सामने अवेलेबल हैं, प्रैक्टिकल हैं, उनमें से देखें छोटा रास्ता कौन सा है, वो चुनना है आपने। और दूसरी बात, वो जो रास्ता आपने चुना है वो सस्ता भी हो, उस पर पैसे भी कम लगे। फिर अगर वो रास्ता छोटा नहीं है, वो रास्ता लंबा है, तो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, लंबा रास्ता अपना लें, लेकिन वो चीपर होना चाहिए। अगर उस पे पैसे कम, आपका खर्चा कम आता है, टोल प्लाजे और ये वो सारे जो आप लगाते हैं, तो फिर वो वाला रास्ता इख्तियार करें आप। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो माइलेज अलाउंस है ये कहाँ कहाँ मिलता है। आप रेल पे सफ़र करें, आप बाय सी करें, बाय रिवर करें, रोड पे करें, कार के ज़रिए करें, टैक्सी के ज़रिए करें, पैसेंजर बस के ज़रिए करें, मोटरसाइकिल के ज़रिए करें, पैदल चलें, अंदाज़ा लगाएं आप। और फिर पिछले ज़मानों में होता था ना, जब नई नई गवर्नमेंट पाकिस्तान नया नया बना था, तो तब इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जानवरों की पुश्त पे बैठ के भी लोग जो सरकारी मामला थे उनको परफॉर्म करते थे। तो अगर कोई गाड़ी को घोड़ा गाड़ी या वो चलती थी तो उसके ऊपर भी माइलेज अलाउंस मिलता था। अच्छा जी, फिर माइलेज अलाउंस जो है, अगर आप बाय रोड सफर करते हैं और वो गाड़ी आपकी अपनी है जाती, मैंने आपको बताया जाती कार से मुराद ये नहीं है जो आप जनाब किराए पे लेके चले जाते हैं कि जनाब आज ये गाड़ी मेरी है, पर्सनल। पर्सनल कार का मतलब वो गाड़ी जिसकी रजिस्ट्रेशन आपके नाम है या आपकी फैमिली के नाम है। तो वो आपको जो डिस्टेंस आप तय करेंगे पर किलोमीटर का आपको 5 रुपए मिलेगा। अब आपने 300 किलोमीटर का सफर किया है, फासला तय किया है 16 किलोमीटर से आगे जाके या 10 मील से आगे जाके, तो हर किलोमीटर का 5 रुपए के हिसाब से, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 300 इज इक्वल टू योर माइलेज अलाउंस। ठीक है, आगे चलते हैं। 15-16 मिनट आप आ जाइए, डेली अलाउंस क्या होता है। ये इसे ड्रेस अलाउंस भी कहा जाता था, डेली अलाउंस भी कहा जाता है, इसे यूनिफॉर्म अलाउंस के नाम से भी जाना जाता है। ये माइक किसी का ऑन है जी, माइक काइंडली ऑफ कर लें, माइक ऑफ कर लें प्लीज। ये डेली अलाउंस जो है जी, ये यूनिफॉर्म अलाउंस होता है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट ये कहती है कि जब एक सरकारी मुलाजम अपने दफ्तर से सरकारी अमूर की अंजामदेही के लिए निकलता है तो ज़ाहिर है वो कपड़े भी बदलता है, रास्ते में कपड़े उसके ख़राब भी हो जाते हैं, प्रॉब्लम भी उसको हो जाती है, फिर वो स्टे करता है, इस्त्री भी करवानी पड़ सकती है। तो डेली अलाउंस जनाब, अगर एक बंदा सरकारी अमूर की अंजामदही के लिए निकलता है और वो बाहर जाके रात भी उसको रहता है, एक रात बाहर रहता है, तो फिर उसको पूरा डेली अलाउंस मिलेगा। लेकिन अगर एक बंदा 4 घंटे या उससे ज्यादा का सफर तय करता है मगर रात नहीं कहीं रहता ऑफिशियल टूर के ऊपर, तो उसको हाफ डेली मिलेगी। अब ये डेली अलाउंस जो है ये फिक्स है। माइलेज अलाउंस मैंने आपको बताया, वो तो जितना फासला आप तय करेंगे उस पर मिलेगा, 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, तो डेली अलाउंस फिक्स गवर्नमेंट ने किया हुआ है। ये आखिरी दफा जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था 2017 में किया था, आगे जाके मैं आपको बताता हूं। यानी अगर आप अपने हेडक्वार्टर से सरकारी अमूर की अंजामदही के लिए निकले, एक रात बाहर रहे, अगले दिन आप वापस आ गए, तो आपको पूरा डेली अलाउंस मिलेगा। वो आम शहरों के लिए और है, खास शहरों के लिए और है, वो आगे जाके मैं शहर भी आपको दिखाता हूँ कि किस शहर में डेली अलाउंस पूरा मिलता है, किस में हाफ मिलता है। और रात रहे तो फिर तो भी पूरा मिलता है, और रात ना रहे मगर 4 घंटे से ज्यादा का आपका सफर हो तो वो जनाब आपको हाफ डेली अलाउंस मिलती है। ले जनाब, सर एक ये जरा मिनट सर देखें आप। सर सर मैं एक अनाउंसमेंट छोटी सी करना चाहता हूँ। सर बिलाल हूँ मैं। जी 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 जी। पार्टिसिपेंट आपके साथ अटेंडेंस का लिंक शेयर कर दिया गया है, हाफ एन आवर आप अटेंडेंस लगा लें। इसके अलावा आपके साथ एक और लिंक शेयर किया गया है रिगार्डिंग द फीडबैक ऑफ रिसोर्स पर्सन। सो आप आज के दिन लाजमी कर लें, कल इसको बंद कर दिया जाएगा। तो सर यू कैन कंटिन्यू सर। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। जी थैंक यू वेरी मच। जी तो जनाब, अब हम आगे अगर देखें, आगे हम नोट करें तो ये हमारे पास एक गवर्नमेंट के रेट्स आ गए हैं जो गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं 18/7/2017 को। इसके मुताबिक मैं आपको बताऊं
के ग्रेड 1 से 4 का बंदा अगर सफ़र करता है तो उसे डेली अलाउंस जो है आम रेट आम शहरों का है, अगर वो फुल डेली उसको मिलती है तो 496 रुपये है, और स्पेशल रेट जो है वो 800 हैं। जब मैं ऑर्डिनरी रेट की बात करूंगा तो वो शहर हैं जिनको गवर्नमेंट ने ऑर्डिनरी शहर का दर्जा दिया हुआ है, और जब मैं स्पेशल रेट्स की बात करूंगा तो ये वो शहर हैं जिनको गवर्नमेंट ने बाकायदा नोटिफिकेशन के जरिए स्पेशल शहर जो है, ये सिटीज़ जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। आगे जाके मैं आपको वो लिस्ट भी दिखाऊंगा। अगर आप आम शहर में सफ़र करते हैं और आपका पूरे दिन की डेली है, एक रात आपने स्टे किया है तो 496 रुपये, अगर वो बड़ा शहर है तो 800 रुपये, ग्रेड 5 से 11 तक 624 रुपये आम रेट हैं, 880 खास रेट है। खास रेट खास शहरों के आगे दिखाता हूँ आपको। अगर 12 ग्रेड से लेके 16 तक का कोई जो है ना वो ऑफिशियल या ऑफिसर सफ़र करता है तो जनाब डेली आम शहरों की उसकी 1120 है, ख़ास शहरों की उसकी 1440 है, ग्रेड 17 से 18 तक 2000 है, और ख़ास शहर में 2560 है। ठीक है जी। अब आगे अगर हम चलें तो उसमें देखें तो ग्रेड 19 से लेकर 20 तक, जैसे आप ऑनरेबल कोलीग्स हैं, आप अगर किसी आम शहर का सफ़र करते हैं जो 16 किलोमीटर से ज़्यादा है तो फुल डेली आपको 2480 है, वरना उसकी हाफ मिलेगी। अगर स्पेशल शहर में जाते हैं तो जनाब उसकी आपको मिलेगी 3280 रुपये। इसी तरह ग्रेड 21 और 22 का। आप आ जाए, ये वो खास शहर हैं कि अगर इनका सफ़र आप करेंगे तो आपको स्पेशल रेट्स पे मिलेंगे, और आपको पता है स्पेशल रेट्स ज़्यादा हैं क्योंकि बड़े शहर में जाएं खर्चे ज़्यादा होते हैं, होटल महंगे होते हैं, खाने महंगे होते हैं, ये सारे मामला। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी तमाम जो है ना अपने सरकारी मुलाजमीन उनको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा दिया हुआ। जो स्पेशल, वो कौन कौन से स्पेशल सिटीज़ हैं जी? इस्लामाबाद, हैदराबाद, कराची, सखर, उसके बाद आपका लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, डीजी खान, गुजरांवाला, बहावलपुर, सरगोदा, सियालकोट, रावलपिंडी, फैसलाबाद, पेशावर, क्वेटा, नॉर्दर्न एरिया, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, आज़ाद, जम्मू एंड कश्मीर, गवादर, और इसमें मरी भी शामिल है अब। ठीक है जी। ये स्पेशल रेट्स पे इनको मिलती हैं। फिर अब ख़ास तौर पे देखा जाता है कि ट्रांसफ़र के ऊपर, अगर आपकी ट्रांसफ़र पब्लिक कन्वीनियंस के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में होगी तो फिर गवर्नमेंट आपको टीएडीए देगी। आप खुद रिक्वेस्ट करके अपनी दरख्वास्त पे ट्रांसफ़र कराएंगे तो फिर आपको टीएडीए नहीं मिलेगा। ठीक है जी। और जब भी आपने टीएडीए क्लेम करना है तो डेफिनेटली इसकी एक कॉपी जो है आपके एजी ऑफिस में भी जाती है। एजी ऑफिस फिर वो उसको चेक करता है, और जब वो देखता है कि जनाब इसकी नेसेसिटी, इसकी फिर फ्रीक्वेंसी, इसने ये कितना सफ़र किया है, कब किया है, किस काम के लिए किया है, तो जनाब उसके बाद फिर वो आपको अलाउ कर देता है। ये कॉपी उसके पास भी जाती है। और ये बड़ी अहम एक सेक्शन है ऑनरेबल कुलीग 3.3। आपने अक्सर सुना होगा यार इस बंदे को आरजी ड्यूटी लगा दें 89 डेज के लिए, जिसे हम अटैचमेंट के ऑर्डर्स कहते हैं। ये अटैचमेंट के ऑर्डर जनाब ये सेक्शन 3.3 के तहत होते हैं, ट्रेवलिंग रूल्स के अलाउंस रूल्स के तहत होते हैं। ये जो हम बंदा अटैच कर देते हैं ना, आपके कॉलेज का बंदा डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में अटैच हो गया, उसे हम अटैचमेंट या टेम्परेरी चेंज ऑफ हेडक्वार्टर कहते हैं जनाब। और ये 3 महीने तक से एक्सीड नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम 89 डेज के लिए लगाते हैं। तो ये है जनाब वो रूल 3.3, रूल ऑफ पंजाब ट्रेवलिंग अलाउंस रूल 1976, उसका सेक्शन 3.3 जो ये कहता है कि आप टेम्परेरी चेंज ऑफ हेडक्वार्टर कर सकते हैं। तो टेम्परेरी चेंज ऑफ हेडक्वार्टर मींस योर अपॉइंटमेंट ऑन अटैचमेंट बेसिस। फिर जनाब आप जब ट्रांसफ़र पे होते हैं तो माइलेज अलाउंस भी मिलता है आपको भी, आपकी फैमिली को भी। मगर याद रखें ट्रांसफ़र पे ये टीएडीए तब मिलेगा जब गवर्नमेंट लिखेगी आपके ऑर्डर में। अगर किसी ऑर्डर में ना लिखा गया हो तो वो जनाब उस पर टीएडीए क्लेम होता है। क्योंकि जो ऑर्डर गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में करेगी, पब्लिक एक्सीजेंसी में करेगी, डिपार्टमेंटल एक्सीजेंसी में करेगी, उसके ऊपर टीएडीए मिलता है। और जो आप खुद दरख्वास्त दे के अपनी ट्रांसफ़र कराते हैं उस पर टीएडीए नहीं मिलता, याद रखें। फिर ये ट्रांसफ़र ग्रांट मिलती है जनाब, जब एक बंदा ट्रांसफ़र होता है ना, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाता है, तो याद रखें जो शादीशुदा बंदा है
उसे तो जनाब मिलती है पूरे महीने की तनख्वाह, ठीक है, जो पे होती है उसकी, ठीक है। और जो जिसकी शादीशुदा जो नहीं होता, जो फैमिली के बगैर होता है, वो जनाब उसे हाफ पे मिलती है, महीने की हाफ पे, यानी बेस जो आपकी रनिंग पे चल रही होती है वो आपको फुल पे या आपको बेसिक पे मिलती है, प्रोवाइडेड एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर ऐसा होगा तो ये अलाउड नहीं है। इंटर डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, इंटर डिवीजन होना चाहिए, ठीक है, ये इंटर प्रोविंशियल होना चाहिए, उसके ऊपर टीएडीए क्लेम जो है वो किया जाए, ये ट्रांसफर ग्रांट होती है। अगर डेपुटेशन पे ट्रेनिंग पे आपको गवर्नमेंट भेजती है कि आप ट्रेनिंग पे जाएं, तो इसके ऊपर भी जनाब आपको टीएडीए अलाउड है, जैसे मैंने पहले बताया। पहली अपॉइंटमेंट के ऊपर मैंने बताया अगर गवर्नमेंट ऑर्डर में लिखे कि आपको टीएडीए अलाउड है तो फिर टीएडीए मिलेगा, अगर वो लिखे कि टीएडीए इज नॉट अलाउड तो फिर टीएडीए जनाब आपको नहीं मिलेगा, ये जेहन में रखना है। दूसरी बात, टर्मिनेशन जो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट होती है, टर्मिनेशन हो जाती है, डिसमिसल हमेशा के लिए बंदे को नौकरी से निकाल देते हैं, या फिर रिमूवल फ्रॉम सर्विस होती है, तो इस पे गवर्नमेंट अगर ऑर्डर में लिखेगी कि ये बंदा टीएडीए क्लेम कर सकता, तब वो सिविल सर्वेंट जो है वो टीएडीए क्लेम कर सकेगा, अदरवाइज वो टीएडीए क्लेम नहीं कर सकता। फिर आपने ये ज़हन में रखना है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी को अलाउ करे कि अगर वो बंदे वो इंटाइटल्ड नहीं है कि वो ट्रेवलिंग अलाउंस करे, लेकिन अथॉरिटी उसको अलाउ करती है कि आप पब्लिक एक्सीजेंसी में, डिपार्टमेंटल नीड में आप ये सफर करें और अपना हेडक्वार्टर चेंज करें, तो उसको जनाब टीएडीए अलाउड होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। माइलेज जो है ये भी अलाउड होता है, अगर कोई कॉन्फ्रेंस आप अटेंड करने जा रहे हैं, अदालत को अटेंड करने जा रहे हैं, इंक्वायरी में आप डी आ रहे हैं या विटनेस के तौर पे जा रहे हैं, तो ये मैंने बताया कि जनाब उनको भी ये टीएडीए गवर्नमेंट अलाउ करती है। यानी आप अगर किसी कोर्ट को अटेंड कर रहे हैं सरकारी मामलात में, आप किसी इंक्वायरी को अटेंड कर रहे हैं सरकारी ज़रूरत के तहत, और अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस तहत जो है ना वो अटेंड कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि इंक्वायरी में आप बहसियत एक्यूज जा रहे हैं और आप टीएडीए क्लेम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना। विटनेसेस को और बाकी लोगों को जनाब ये सारे का सारा जो है ना वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह ये मैंने आपको बता दिया, इन्वेस्टिगेशन में आप करेंगे। ये कुछ नोटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ने किए हुए हैं जनाब, और ये नोटिफिकेशन किए हुए हैं टीएडीए के हवाले से। पहला जो नोटिफिकेशन है वो है ग्रांट ऑफ ट्रेवलिंग डेली अलाउंस टू गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग विद इन द कंट्री। अब ये पहले अलाउड नहीं था कि पूरे मुल्क के अंदर अगर कोई सरकारी मुलाजम जाता है तो क्या उसको टीएडीए मिलेगा, तो गवर्नमेंट ने 13/9/1980 को ये क्लैरिफाई कर दिया कि जनाब, और वो कंपेंडियम 2008 के अंदर भी उसको छाप दिया गया सितंबर 1982 में, कि इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड इन सुपरसेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड इन दिस डिपार्टमेंट लेटर। ये जो पहले लेटर निकाला है उसको खत्म करते हुए गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि अब पूरे मुल्क के अंदर भी अगर ट्रेवल किया जाएगा तो टीएडीए जो है वो एडमिसिबल होगा। टूर रेट्स के ऊपर जो डेली अलाउंस है फिक्स्ड है, ऑर्डिनरी और स्पेशल वो उसके मुताबिक होगा। माइलेज अलाउंस जो है वो 16 किलोमीटर या 20 मील से दूरी पे होगा। सवाल ये है कि वो जो टूर आप कर रहे हैं वो सरकारी अमूर की अंजामदही के लिए है, वो ट्रेनिंग के लिए है, वो कोई इंक्वायरी अटेंड करने के लिए है, वो कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए है, वो ऑफिशियल टूर है, उसके लिए जनाब तो फिर आपको टीएडीए आप क्लेम करेंगे, जो जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप वो टीएडीए जो है वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप जाते हैं, जैसे ये रेड को जरा देखें, डेली अलाउंस वुड बी एडमिसिबल एट हाफ रेट्स वेयर ओनली वन फैसिलिटी ऑफ ईदर। मसलन आप कहीं जाते हैं और आप ट्रेनिंग तो अटेंड कर रहे हैं लेकिन आप हॉस्टल नहीं आपको दिया गया, ठीक है, तो फिर आपको हाफ डेली मिलेगी, ठीक है। तो कोशिश करें, अगर आप कहीं ट्रेनिंग पे जाते हैं तो आपको सरकारी फैसिलिटी नहीं मिली हुई, तो आप कहीं और जब रहते हैं तो फिर आपको पूरा वो जो हॉस्टल में आप बाहर जाके पैसे लगाएंगे वो भी आप एक्चुअल जो आपके चार्जेस हैं वो भी आप क्लेम करेंगे, और इसके टीवी गवर्नमेंट जो है वो आपको डेली अलाउंस। तो ये जनाब आपने जेहन में रखना है कि ये टीएडीए के बहुत अहम से नोटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ने किए हुए हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ ये शिफ्टिंग ऑफ हेडक्वार्टर के बारे में, जो पहले मैंने आपको बताया ना रूल 3.3 है टीए रूल्स का 1976 का,
जिसके तहत जब एक बंदे को किसी दूसरे दफ्तर में आर्जी तौर पे लगा देते हैं और हम कहते हैं अटैचमेंट पे लग गया है, उसको असल में बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ हेडक्वार्टर। ये याद रखें, वो 89 डेज के लिए होता है और वो अथॉरिटी जो है, लेकिन आजकल अथॉरिटी जो है वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए भी कर रही है, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, दे कैन डू दैट। शिफ्टिंग ऑफ हेडक्वार्टर की बात है। फिर आपको जनाब सरकारी तौर पे दावत आई कि जनाब फलां कॉलेज में आके आप गेस्ट स्पीकर हैं, तो आप जनाब आके यहाँ लेक्चर आपने देना है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, क्या गवर्नमेंट आपको पैसे देगी? जरा आप रेड में देखें गवर्नमेंट क्या फरमाती है। जब आप गेस्ट स्पीकर कहीं लेक्चर देने के लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट ये कहती है कि गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं होती कि वो बजट को इंक्रीज करे, और जनाब आप कहीं गेस्ट स्पीकर के तौर पे भी जाते हैं तो उसके भी टीएडी आपको गवर्नमेंट दे। आप कहीं गेस्ट स्पीकर के तौर पे जाएंगे, लेक्चर देने के लिए जाएंगे किसी ऑटोनमस अदारे में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी और डिस्ट्रिक्ट में, किसी और डिवीजन में, वहां का बाकायदा आपको लेटर आया है। मसलन कॉलेज में आपको पता है कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार कराए जाते हैं बीएस स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें हमारे ऑनरेबल जो सीनियर टीचर्स हैं वो जाके बीएस के स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हैं। तो आप गेस्ट स्पीकर के तौर पे गए, अगर वो इंटर डिस्ट्रिक्ट है और उसका ट्रेवल 16 किलोमीटर से ज्यादा, तो जिस अदारे में जाके आप लेक्चर देंगे टीएडीए आपको वो पे करेंगे, फिर गवर्नमेंट नहीं करेगी, वो अपने डिपार्टमेंट के मुताबिक जो है ना वो पे करेंगे कि वो कितना टीएडीए जो है वो देते हैं। ठीक हो गया। अब ट्रेनिंग के दौरान अगर विद इन कंट्री आप जाते हैं तो इसके लिए भी डेली अलाउंस वुड बी डिविजिबल एट हाफ रेट्स वेयर द फैसिलिटी ऑफ ईदर बोर्ड। अगर आपको हॉस्टल भी दिया गया है तो आपको हॉस्टल की फैसिलिटी भी फ्री में मिलेगी और आपको आधा डेली अलाउंस भी मिलेगा, जो पीछे मैं आपको रेट सारे बता चुका हूं। लेकिन अगर आप अपने किसी हॉस्टल में रह रहे हैं तो फिर आपको फुल डेली जो है वो मिलेगी। ठीक हो गया। फिर अब एक और है कि अगर कोई एनजीओ आपको इनवाइट करती है या कोई और इंस्टीट्यूशन करता है सेमिनार में या कॉन्फ्रेंस में कि आप वहां जाके लेक्चर दें, तो फिर भी गवर्नमेंट आपको टीएडीए पे नहीं करेगी, ये वो इदारा आपको टीएडीए पे करेगा जिस अदारे ने आपको इनविटेशन दी है कि वहां जाके जनाब आप लेक्चर दें। ठीक हो गया। फिर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो डिपार्टमेंट्स हैं, ऑटोनमस अदारे में आप कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए गए हैं, मसलन हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं उनको ऑटोनमस अदारों का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है ना उसका वो बना देते हैं मेंबर। मिसाल के तौर पे आप में से बहुत सारे दोस्त जो हैं वो जो आपके मुतलका बोर्ड हैं, मुल्तान वाले हैं तो मुल्तान बोर्ड, इंटरमीडिएट बोर्ड जो है लाहौर वाले हैं तो लाहौर बोर्ड। अब एक जो प्रिंसिपल वो कसूर का है लेकिन वो बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर है, वो लाहौर ट्रेवल करता है उसकी मीटिंग के लिए, तो वो आपको टीएडीए बोर्ड वाले देंगे, गवर्नमेंट आपको टीएडीए नहीं देगी। ये भी आपने जहन में रखना है। अब आ जाए वो माइलेज अलाउंस जो मैंने आपको बताया था। ट्रांसपोर्टेशन में मोटर कार जो है 2 रुपए पर किलोमीटर है और आजकल जो एग्जिस्टिंग रेट हो गया वो 5 रुपए पर किलोमीटर है। मोटरसाइकिल होगी तो 2.5 रुपए पर किलोमीटर है। माइलेज जो डिस्टेंस कवर करना है और वो आपकी जाती गाड़ी है, सरकारी गाड़ी नहीं है, तो फिर क्या होगा, पर्सनल कार या आपकी जाती टैक्सी है तो 5 रुपए पर किलोमीटर पहले था, लेकिन अब जो रेट है वो 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से। अगर आप अपनी गाड़ी पे 1000 किलोमीटर का फासला तय करते हैं और वो सरकारी उन रूल्स के अंदर आता है कि आप गवर्नमेंट के अमूर्स की अंजाम दही के लिए गए हैं, तो जितने किलोमीटर आप ट्रेवल करेंगे अपनी जाती कार पे, ये टीए और डीए से अलग माइलेज अलाउंस है ये भी मिलेगा। और ये 10 रुपए पर किलोमीटर, अगर आपने 1000 किलोमीटर का फासला किया तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 जितना पैसा निकलेगा ये माइलेज अलाउंस भी आप क्लेम करेंगे। मोटरसाइकिल पे सफर किया है तो वो 4 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से जो आप डिस्टेंस तय करेंगे। बाइसिकल या एनिमल बैग या फुट है तो वो 2 रुपए हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर गवर्नमेंट के अमूर की सर अंजामदही के लिए आप निकलेंगे तो वो भी 2.5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से जनाब आपको दिए जाएंगे। ये स्लाइड मैंने ऑनरेबल कोलीग्स के साथ पीएचईसी के बड़े वर्दी कोलीग्स उन्होंने ऑलरेडी इसको लगा दी है, आप इसको देख भी लीजिएगा, ये लेक्चर भी वहां पे लग जाएगा तो दोबारा भी आप इससे मदद ले सकते हैं। अब अगर एक बंदा ट्रांसफर होती है या उसकी रिटायरमेंट होती है तो आपको पता है गवर्नमेंट रिटायरमेंट पे भी ग्रांट देती है, और सुने क्या क्या मिलता है जब बंदा ट्रांसफर होता है ना, तो वो मैंने आपको बता दिया कि रिटायरमेंट के ऊपर डेली अलाउंस नहीं मिलता लेकिन वो ट्रांसफर पे मिलेगा, टीए भी मिलेगा, बेसिक पे भी मिलेगी, लगेज चार्जेस भी मिलेंगे। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या। मसलन एक बंदा रिटायर हो गया जनाब,
अब वो काम कर रहा था मंडी बहाउद्दीन में, उसका डोमिसाइल है लाहौर का, उसकी पोस्टिंग वहां पे हुई हुई थी। अब जब वो उसकी रिटायरमेंट हुई तो बंदा वापस लाहौर में आ गया ना। तो अब ये ट्रांसफर, ये रिटायरमेंट ग्रांट है, ये गवर्नमेंट देगी, लेकिन डीए अलाउंस नहीं मिलेगा। वो डीए अलाउंस मिलेगा जब आप ट्रांसफर होते हैं। देखिए फर्क समझ लें, जब आप फर्ज करें आप सियालकोट से ट्रांसफर हो गए लाहौर, आपको डेली अलाउंस भी मिलेगा बड़े शहर के मुताबिक, आपको टीए अलाउंस भी मिलेगा, आपको एक जो महीने की बेसिक पे है जो करंट आप ले रहे हैं वो मिलेगी, यानी रनिंग बेसिक पे जिसको कहते हैं। लगे चार्जेस, ज़ाहिर है आप वहां सेटल थे लाहौर में, आपका घर है, आप वहां किराए पे रह रहे थे, आप साजो सामान भी तो आपका घर का लेके गए हुए हैं ना। तो वो जो सामान आप वापस लाएंगे गवर्नमेंट उसके पैसे भी देती है। जब आप सियालकोट से ट्रांसफर होके लाहौर आए, आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि लगेज के कितने पैसे मिलते हैं। बेसिक पे जो करंट आपकी होती है वो है, माइलेज अलाउंस मैंने बता दिया, कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ, टीए अलाउंस भी मिलेगा। अब आगे रिटायर आप हो गए, आप लाहौर के थे, पोस्टिंग हुई हुई थी जनाब आपकी, कह लें कि सांगला हिल, ठीक है, आप लाहौर के थे, सांगला हिल में आपकी पोस्टिंग थी, रिटायर होके आप वापस आ गए। अब आपको क्या क्या मिलेगा? आपको टीए मिलेगा, बेसिक पे आपको, यानी टीए का मतलब वही माइलेज अलाउंस जो आप अपनी गाड़ी पे सफर करके हैं जो आपके नाम है, एक महीने की जो आखिरी बेसिक पे है आपकी, करंट रनिंग बेसिक पे, वो मिलेगी। और जो अपना सामान आपने वहां शिफ्ट करके आप वहां पे रह रहे थे उसके पैसे भी मिलेंगे, और वो बताऊं आपको कैसे मिलेंगे। ये आ जाए जी, आपको माइलेज अलाउंस कैसे मिलना है, जो जितने किलोमीटर आप सफर करते हैं उसके माइलेज को आपने कैसे कैलकुलेट करना है, किस ग्रेड के बंदे के लिए कितना वजन अलाउड है, और फिर कितना डिस्टेंस वो तय करे, और फिर फार्मूले के फिगर के हैं, उसको शामिल करके जब आप उसको निकालते हैं उसका सम, तो सम टोटल निकालते हैं तो उतने पैसे आपको वो भी मिलेंगे। अब अगर एक बंदा ग्रेड 1 से लेके 10 तक का है और वो शादीशुदा है, तो 760 किलोग्राम वजन के पैसे उसको मिलेंगे, ठीक है। और वो रेट रखा हुआ है वो साहब, यानी आप इतना वजन डालेंगे, उसके बाद जो माइलेज आपने किया है उसके बाद 0.02 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वजन मल्टीप्लाई बाय फासला मल्टीप्लाई बाय फार्मूले के 0.02, जो इसका सम टोटल निकलेगा जनाब, ये पैसे भी आपको मिलेंगे जब आप ट्रांसफर होके आएंगे या जब आप रिटायरमेंट पे आएंगे। अच्छा, 380 रुपए जो बैचलर हैं जिनकी शादी नहीं हुई, उनको 380 किलोग्राम का सामान जो है वो लाने की या ले जाने की उसके गवर्नमेंट पैसे देगी इकोनॉमी रेट के। फिर ग्रेड 11 से लेके 13 तक 1500 किलोग्राम शादीशुदा लोगों के लिए है, गैर शादीशुदा लोगों को 760 रुपये 60 किलोग्राम का ये सम टोटल पड़ेगा माइलेज अलाउंस निकालने के लिए, ये लगेज अलाउंस निकालने के लिए, कि ये जो आपने सामान के पैसे आपको गवर्नमेंट देने, वो सामान के पैसे आपने कैसे निकालने हैं। इसी तरह 14 से 16 3000 केजी, और गैर शादीशुदा के 1500 केजी, ग्रेड 17 और अबव के लिए 4500 किलोग्राम जो वजन है शादीशुदा लोगों को, और 2224 जो है वो गैर शादीशुदा लोगों को। अब ये समझें कि लगेज चार्जेस आपने, यानी वो जो सामान आप वहां लेके गए हैं, ज़ाहिर है आपने वो वापस भी लाना है, जो लेके गए थे वापस भी लेके आना है। तो फार्मूला क्या है, अपनी उस रिटायरमेंट की जगह से जितना आपने वजन उठाया, यानी कैलकुलेट कर लेंगे ना आपका टोटल वजन ऑलमोस्ट कितना है, वो वजन जरब वो फासला जितना आपने रिटायरमेंट के हेडक्वार्टर से अपने वापस अपने घर में आना है, वो फासला जरब फार्मूले का 0.02, इसका जो सम टोटल निकालेंगे, ये लगेज चार्जेस भी आपको मिलेंगे। अब पीछे जरा देखें कि जब आप जब आप ट्रांसफर आप होंगे तो डेली अलाउंस भी आपको मिलेगा, जिस तरह का शेयर होगा, ऑर्डिनरी होगा या स्पेशल होगा, टीए भी आपको मिलेगा एक महीने की रनिंग बेसिक पे, और लगेज चार्जेस भी मिलेंगे जो मैंने बताया। आपने जो वजन आपके पास है वो जरब आपने जितना वो वजन उठा के फासला तय करना है अपनी गाड़ी पे, और उसके बाद जनाब 0.02 जो है फार्मूले का इसका सम टोटल जो है वो उसके लगेज चार्जेस भी आपको मिलेंगे। रिटायरमेंट में और ट्रांसफर में एक फर्क है, रिटायरमेंट में आपको डेली अलाउंस नहीं मिलना,
लेकिन ट्रांसफर में ये सारे मिलने हैं। और रिटायरमेंट में डेली अलाउंस के अलावा टीए अलाउंस, रनिंग बेसिक पे और लगेज चार्जेस ये भी आपको मिलने हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक हो गया। अब टेम्पररी ड्यूटी के लिए जो चेंज ऑफ हेडक्वार्टर है, ये इसलिए गवर्नमेंट ने कहा हुआ है ना कि अगर आप 89 डेज से ज्यादा करेंगे तो वो बंदा पे टीएडीए भी क्लेम कर सकता है, इसलिए हम 89 डेज के लिए लगाते हैं और 90 डेज के लिए उस बंदे की दोबारा ऑर्डर करके फिर ऑर्डर कर देते हैं और वो बंदा जनाब चलता रहता है। डेली अलाउंस जो है ये फैमिली मेंबर्स को भी, जैसे मैंने अर्ज किया था, उनको भी मिलते हैं। अब वो कैसे मिलेंगे? अगर तो उम्र 12 साल जो है इससे ऊपर है तो पूरी डेली मिलेगी, आम रेट, आम शहरों के स्पेशल रेट, स्पेशल शहरों के जो मैंने आपको बताए हैं। और जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे आपके साथ होंगे, डेली अलाउंस उनका भी आधा। 12 साल से ऊपर तो फुल डेली बच्चों को भी जो है वो बाप को मिलेगी, और 12 साल से कम उम्र है तो उसकी हाफ डेली मिलेगी। अब हमारे जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, मैंने आपको कहा ना कि पावर्स डेलीगेट हो जाती हैं, तो उसमें पावर्स जो है वो डेलीगेट भी हुई हुई हैं। उन डेलीगेटेड पावर्स के अंदर जनाब जो 2021 की डेलीगेशन ऑफ पावर्स हैं जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 16 जून 2021 के अंदर जारी की हैं, और मुझे ये फ़ख्र हासिल है आपकी दुआओं से कि वो जो ये बने हैं डेलीगेशन ऑफ पावर्स, इसका सारा ड्राफ्ट जो है मैंने बनाया था और डीपीए साहब की असिस्टेंस से, और ख़ुद सारा उसमें मेरा रोल था, और बाकायदा हमने इसकी प्रेजेंटेशन नदीम महबूब साहब सेक्रेटरी साहब को दी थी। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा जो डीपीआई ऑफिस को मिल गई थी, ये उस प्रेजेंटेशन के बाद थी जो हमने एक ड्राफ्ट बना के उनको दिया था। और अभी बहुत सारी पावर जो है वो और भी लाना बाकी हैं। बहरहाल अब उस ये जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स का नया नोटिफिकेशन है, पहला था 2010 का जिसको आप रिप्लेस किया है 2021 ने, और इसका जो सीरियल नंबर 17 है वो टीएडीए के बारे में बात करता है, और उसमें लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू टीएडीए रूल्स बाय द ऑफिसर कंसर्न, यानी जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा वो जनाब इसका। और जाहिर है जिस बंदे ने खुद टूर किया है वो अपना टीएडीए खुद नहीं कर सकता, वो उसे हायर अथॉरिटी जो है वो करेगी। अब जनाब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा ये गौर करने वाली बात है। मैं ये कर्सर को इस्तेमाल कर रहा हूँ चूंकि ये ज़्यादा ब्रीक है और मेरे ऑनरेबल सीनियर कोलीग्स बहुत सारों का विजन का भी इशू होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि आपने अपने टीए बिल के अंदर ये बताना होता है। ये वो टूर था जब मैं डिप्टी डायरेक्टर कसूर था, तो तब इस तरह के टूर मैंने आपको बताया ना कि महीने का मंथली टूर प्रोग्राम हम देते थे और फिर उसमें बताते थे कि आप किधर किधर जाते हैं। मसलन ये एक टूर था जो हमने फिक्टिशियस डेटें इसमें डाली हैं। ये कसूर से जी सफर शुरू हुआ, स्टेशन कौन सा है, कसूर से ये सफर शुरू होने लगा है। डेट कौन सी है जब ये शुरू होना है, 5/10/2021 है जी। और टाइम क्या है जब वहां से निकला है, 7 बजे का टाइम है जी। और डेस्टिनेशन कहाँ है जहाँ पे जाना है, वो लाहौर है जी। यानी कसूर से लाहौर जाना है, लाहौर से फिर वापस आना है। और 5/10/21 का ये है, इसका मतलब ये नाइट स्टे नहीं है। 16 किलोमीटर से ज्यादा, चूंकि ये टोटल 56 किलोमीटर का फासला बन रहा है, 16 से ज्यादा यानी 16 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी 20 मील से ज्यादा है। और एक ही दिन का है, 4 घंटे से ज्यादा है, पूरी नाइट का नहीं है। इसलिए अगर आप नोट करें तो यहाँ पे हाफ डेली के पैसे लगाए हुए हैं। यानी ग्रेड 18 के बंदों को कितनी डेली मिलती है? लाहौर एक स्पेशल है ना, लाहौर स्पेशल सिटी में आता है, तो इसका जो स्पेशल रेट है वो 2560 है। अब चूंकि रात स्टे नहीं होता था तो आधी डेली मिलती थी, और वो 2560 की आधी डेली मिलती थी 1280 रुपए। अब आप देख रहे हैं 1/2 का मतलब है हाफ डेली 1280। ये जहां जहां 1280 लिखा हुआ है ना, ये सारे के सारे स्पेशल रेट्स हैं, स्पेशल शहर के यानी लाहौर के। फिर अगला जो है ना वो सफर किया कसूर से किया वो चूनिया का, ठीक है। अब यहाँ देखें किलोमीटर 70 है, लेकिन चूंकि ये ऑर्डिनरी जो है ना वो सिटी में आता है, ये बिग सिटीज में या स्पेशल सिटीज में नहीं आता। यहाँ फासला कसूर से लाहौर का 56 किलोमीटर था और पैसे मिल रहे हैं 1280 रुपए। और यहाँ पे जनाब सफर है 70 किलोमीटर का और हाफ डेली मिल रही है 1000, क्योंकि यहाँ पे हाफ डेली 2000 ऑर्डिनरी है, तो 2000 का आधा आपको मिलेगा 1000 रुपया। तो ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 टूर थे जनाब। 10वें महीने के अंदर 16 टूर जो है ये बनाए गए कि इन 16 डेज के अंदर लाहौर चूनिया लाहौर, उसके बाद इलाहाबाद, फिर लाहौर, फिर जनाब मुस्तफाबाद, फिर लाहौर, फिर चांगा मांगा,
फिर खुडियां खास, फिर लाहौर, फिर पत्तों की, फिर लाहौर। ये टोटल जनाब सारे बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, एक महीने में बने 16 टूर। इन डेटों के अंदर बने, ये निकलने का टाइम, ये वहां पहुंचने का टाइम, और फिर वापस, और ये किलोमीटर फासला। ठीक है ना। अब आपके पास किसी दिन सरकारी गाड़ी नहीं है, खराब हो गई, आप अपनी गाड़ी पे निकले हैं, वो आपके नाम है, तो माइलेज अलाउंस भी आपका जो है ना वो क्लेम करेंगे। अच्छा, ये हाफ डेली लगी हुई है। अगर नाइट स्टे कहीं होता है, क्योंकि इन सारे टूर्स में कोई नाइट स्टे नहीं होता है ना, डिप्टी डायरेक्टर जाता है, विजिट करता है, वापस आ जाता है। ठीक है, तो जनाब ये 1280 रेट लगा हुआ है स्पेशल रेट्स, और जहां पे 1000 लगा हुआ है, ये 2000 का आधा लगा हुआ है, ये हाफ रेट है। एंड पे जाके टोटल बना 18,800 रुपया, तो ये एक महीने का बना 18,800 रुपया। तो ये जनाब हम डायरेक्टर ऑफिस में जमा कराते थे, क्योंकि जब हम अपना टूर प्रोग्राम बनाते थे तो हम डायरेक्टर ऑफिस में भेजते थे, डायरेक्टर ऑफिस उसको अप्रूव कर देता था, वो डीपीआई ऑफिस को भेज देता था। उसके बाद जब जनाब ये पूरा महीना हो जाता था, तो हमारा जो कैशियर था वो ये टीए बिल बनाता था, हमारे साइन कराता था, मोहर लगवाता था। उसके बाद डायरेक्टर लाहौर के पास जाता था, वो शेड्यूल देखते थे कि हमारे पास जो इसका टूर प्रोग्राम अप्रूव हुआ हुआ ये उसके मुताबिक है, सफ़र वही है जो इसने लिखा हुआ है, इसमें कोई कम ज़्यादा तो नहीं है। उसको टैली करने के बाद जब वो सारा देख लेते थे, तो फिर वो डायरेक्टर जो है बीइंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसको अलाउ कर देते थे। वो जो बिल है हम जाके, हमारा क्लर्क जो है वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर कसूर में जमा करा देता था। वहाँ से जनाब चेक इशू हो जाता था, चेक हमें मिल जाता था, या वो जाके स्टेट बैंक से उसके पैसे निकलवा लेते, या चेक अकाउंट में जमा होता था, उसके पैसे हमें मिल जाते थे। ये है जनाब आपका टीएडीए का सारा मामला। अब हम जाते हैं वापस रूम के अंदर, ताकि आप दोस्तों के क्वेश्चंस लिए जा सकें। और इस सेशन के अंदर आपको अलाउड है, क्योंकि ट्रेवलिंग अलाउंस का तो ये एक बहुत बड़ा छोटा सा चैप्टर था, डॉक्यूमेंट था जो हमने डिस्कस किया। अगर और भी कोई आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, और अगर वो मेरे नॉलेज में होगा, तो मैं ज़रूर आपसे शेयर कर दूंगा। और वन बाय वन काइंडली आप क्वेश्चन कीजिएगा, और जिसने क्वेश्चन करना है वो ऑनरेबल कोलीग अपना माइक ऑन करेगा, सिर्फ वो कोलीग अपना माइक ऑन करेगा, बाकी ऑफ रखेंगे, क्योंकि ये बच्चों के रोने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। तो अगर आप इनको ऑफ रखेंगे तो जो आवाज़ें चल रही हैं वो आवाज़ें। जी वाइसलाम जनाब मसूद साहब। information penetrating सर आपकी आवाज नहीं आ रही मसूद साहब, आपकी आवाज नहीं सर आ रही। जी वाइसलाम। वन बाय वन आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन वन बाय वन, ये बाकी कैमरा सारे ऑफ कर दें काइंडली। जो ऑनरेबल कोलीग क्वेश्चन करना चाहता है उनसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ वो अपना कैमरा ऑन करके माइक ऑन करे, अदरवाइज फिर वो सिग्नल इशू हो जाएगा और डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जी, जिन्होंने क्वेश्चन करना है वो अपना। जी जी ताहिर भट्ट साहब। जी जी, प्रमोशन होती है तो उसका स्टेशन बदल जाता है, तो उस स्टेशन बदलने पे वो मिलता है टीएडीए, और जो लगेज अगर आपके ऑर्डर में अगर गवर्नमेंट लिखेगी टीएडीए अलाउड तो फिर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो रूल क्या है, गवर्नमेंट को लिखना चाहिए कि नहीं? नहीं, ये गवर्नमेंट की डिस्क्रेशन है जनाब। वो आपको प्रमोशन भी दे रही है, वो कहती है एक फायदा काफी नहीं है, ये प्रमोशन करें और दूसरा फायदा भी दें, तो एक टिकट में दो मजे मुश्किल होते हैं। जी हमारी प्रोफेसर आवाज नहीं सर आ रही आपकी। माइक म्यूट कर दिया था किसी ने। जी जी कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। अच्छा, तो वो यही रूल उन पे भी अप्लाई होते हैं जो ये सीएसपी ऑफिसर लोग होते हैं, उनको तो मिलता है, उनमें नहीं भी लिखा होता तो वो ले लेते हैं। बस सर वो ले लें, बाद में ऑडिट हो जाए तो फिर रिकवरी भी तो कराते हैं ना। आप भी ले लें, बाद में रिकवरी हो जाएगी, कोई गल नहीं। हमें देते ही नहीं तो। चले सर, अच्छा है ना, जो चीज हमारा राइट है वो हमें मिलना चाहिए, जो नहीं है कोई बात नहीं। नहीं, रूल में लिखा हुआ है कि प्रमोशन गवर्नमेंट अपनी मर्जी से करती है। नहीं, उसमें नहीं लिखा हुआ। टीए रूल्स प्रमोशन के बारे में साइलेंट है। अच्छा, हाँ जी। तो जहाँ साइलेंट होता है वो अथॉरिटी की डिस्क्रिशन आ जाती है, वो डिस्क्रेशन होती है। आप देखें ना, बाज जैसे प्रोफेसर ट्रांसफर्स होती हैं, तो उसके ऊपर वो रिक्वेस्ट आपने की होती है ट्रांसफर की, लेकिन वो लेटर के ऊपर लिखना भूल जाते हैं कि नो टीएडीए अलाउड। तो अगर उस लेटर के ऊपर वो लिखा नहीं हुआ ना कि टीएडीए नॉट अलाउड, तो वो टीएडीए क्लेम कर सकते हैं।
हालांकि टीए रूल्स ये कहते हैं कि जब आप खुद ट्रांसफर कराएंगे अपनी मर्जी से तो आप टीए क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट लिख दे टीएडीए इज अलाउड तो फिर आप क्लेम कर सकते हैं किसी भी चीज पे। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डिस्क्रेशन है। जी डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। ये सब यूनिवर्सिटीज ऑटोनमस बॉडीज हैं जी। यूनिवर्सिटी में अगर बंदा विजिट के लिए जाता है या वहाँ मीटिंग होती है जी तो वहां से हाजिरी लेकर टीएडी सरकारी तौर पर लिया जा सकता है अगर यूनिवर्सिटी ना सर नहीं नहीं नहीं, वो यूनिवर्सिटी आपको देगी, आप गवर्नमेंट से नहीं ले सकते। आमतौर पर यूनिवर्सिटीज नहीं देती हैं जी। नहीं सर उनको देना चाहिए, हमारे टीए रूल में लिखा हो, अभी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है सर, ठीक। गवर्नमेंट से नहीं लेना, देखें आप फायदा दे रहे हैं यूनिवर्सिटी को, पैसे ले रहे हैं गवर्नमेंट से। ठीक, बिल्कुल ठीक। यूनिवर्सिटी जब खुद फीसें लेती है तो पंजाब गवर्नमेंट को पैसे देती है, आपको देती है कुछ? फायदा होगा, ये दोनों में से एक अलाउंस हम क्लेम करेंगे। नहीं नहीं, ये आपको एक तो माइलेज अलाउंस मिलेगा ना, दूसरा डेली अलाउंस मिलेगा। डेली अलाउंस और माइलेज अलाउंस ये दोनों आपको मिलेंगे। माइलेज अलाउंस आपको मिलेगा जितना डिस्टेंस आप कवर करेंगे उस डिस्टेंस को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे रेट के साथ, जो भी रेट गवर्नमेंट ने अलाउ किया होगा उस वक्त। ठीक है, ये बाय अगर जब हम पर्सनल कन्वेंस पे जा रहे होंगे उस वक्त जी पर्सनल जो आपके नाम है गाड़ी या आपकी फैमिली के नाम है उस पे आप क्लेम कर सकते हैं, और ऑटोनोमस अदारे में जाएंगे तो उस ऑटोनोमस अदारे से आप क्लेम करेंगे। नॉर्मली चूंकि माइलेज अलाउंस का पता नहीं होता लोग क्लेम नहीं करते। जी डॉक्टर तनवीर अहमद। वालेकुम सर। जी डॉक्टर तनवीर साहब, डॉक्टर तनवीर साहब प्लीज। अच्छा सर, ये टीएडीए तो मिलते नहीं, मेरे तकरीबन ₹1,00,000 के करीब बने हुए हैं टीएडीए, आज तक नहीं मिला मुझे। अटेंडेंस भी लाया हूँ, क्लर्क को भी दिया है। आपने सर क्लेम किया? क्लेम किया, वो कहते हैं बजट ही नहीं आया, बजट ही नहीं आया। ये देखें ना असल चीज देखें सर, मेरी अर्ज सुन लें। बजट कहते किसको है? बजट का मतलब होता है कि जनाब आप की पूरे साल में जरूरियात क्या हों, इसे हम बजट कहते हैं, ठीक है। अब जब अपनी जरूरत आप शो करते हैं तो आप अपने कॉलेज के उन अकाउंट्स के अंदर या डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में उस हेड के अंदर या डायरेक्टर के उस हेड के अंदर वो पैसे लें टीएडीए की मद में। जब तक टीएडीए के हेड में पैसे गवर्नमेंट नहीं देगी तब तक आपको टीएडीए कैसे मिलेगा? जब हेड में पैसे ही नहीं पड़े हुए तो वो पैसे तो तब, चेक तो तब मिलेगा ना जब आपकी जेब में पैसे होंगे। जब गवर्नमेंट के उस हेड में, कॉलेज के उस हेड में पैसे ही मौजूद नहीं है तो बिल आप लाख जमा कराएं, एतराज लग जाएगा कि जनाब देयर इज नो अमाउंट अवेलेबल इन दी हेड, वो एतराज लग के वापस आ जाएगा। तो जब भी बजट बनाया जाता है, जब भी बजट बनाया जाता है उसमें देखा जाना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत जो गवर्नमेंट ने अलाउ की हो, टीएडीए गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, तो उस हेड के अंदर पैसे क्लेम करें ताकि वो पैसे उस हेड में हो। जो भी आपके कॉलेज का बंदा कोई भी जो टीएडीए इन डिपार्टमेंटल एक्सीजेंसी करे, पब्लिक इंटरेस्ट में करे, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में करे, सरकारी अमूर की अंजामदही में करे, उसको उसमें से क्लेम मिले। अच्छा सर, एक आपने यूनिवर्सिटी की बात की है सर, यूनिवर्सिटी की अगर पर्सनल कॉलेज का काम हो और यूनिवर्सिटी में जाके वो इशू रिजॉल्व करें तब तो कॉलेज का वो नहीं फिर नहीं क्लेम करेगा, फिर नहीं करेगा। देखें वो तो आप जैसे बच्चों की फीस जमा करानी है, बच्चों की फीस गलत जमा हो गई है, बच्चों को जुर्माना हो गया है, कॉलेज 26 लाख का डिफॉल्टर था, वो यूनिवर्सिटी इशू रिजॉल्व नहीं कर रही। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। हम जाके जी तो हम जाके खुद गए और वहां से अटेंडेंस लिए और यहाँ पे क्लेम कर देते हैं। नहीं उसमें देखें आप जो जा रहे हैं ना, ये तो फर्ज बनता है कि आपके कॉलेज के अंदर इस तरह के जैसे कॉलेज वेलफेयर फंड के अंदर या को अदर्स के हेड होते हैं उसमें से आपको ऑनररी तौर पे वो दे दें। अदरवाइज ये जो गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट का काम आप करने जा रहे हैं चूंकि आपके बच्चों ने वहां पे जाके पेपर देने हैं, आप उनको पेमेंट करते हैं, आप उसकी सेटलमेंट के लिए जा रहे हैं, उसके आपने बच्चों से पैसे लिए हुए हैं, ठीक है ना, वो आपके कॉलेज के फंड में जमा हुए हैं, उसका तो नहीं ना टीएडीए क्लेम बनता फिर। सही जी वालेकुम अस्सलाम। साहब मियां साहब कैसे हैं जी? मसूद फरीदी बात कर रहा हूँ साहिवाल से। सर बिस्मिल्लाह, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है सर? अल्लाह पाक का सर बड़ा ही करम है, बड़ा एहसान है सर। आई एम फुल ऑफ एप्रिसिएशन फॉर यू सर, यू हैव डिलीवर्ड अ वेरी फाइन, पेनिट्रेटिंग, informative and highly impressive lecture sir. Really you are the pride of our department. Sir, thank you very much. So nice of you, and these words are really an award for me. Thank you sir. सर एक छोटा सा क्वेश्चन, सर गुरु की बात बता दें।
ये हम टीए अप्लाई तो करते हैं सर, वो लेना कैसे? जी सर, क्या करें? अंदर की बातें। सर नहीं, देखें आप जितने भी टूर करते हैं ना, अगर आप यकीन करें, अकेले में पूछ। हाँ सर, जी जी मैं कसूर में रहा ना, तो मैं बाकायदा, जी सर। हमारा जो डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस है उसमें हेड था टीएडीए का, और हम उसमें सालाना पैसे लेते थे बजट की मद में, और जो भी हमारा कोई ऑफिशियल या ऑफिसर, हमारे तो जाहिर है पूरे महीने के अंदर जो है वो 10-10, 15-15, 20-20 जो है वो हमारे ऑफिशियल टूर होते थे। आपको पता ना आजकल भी ई मॉनिटरिंग के जरिए हमारे ऑनरेबल डिप्टी डायरेक्टर्स और डायरेक्टर साहिबान जो हैं वो अपने अपने पूरी डिवीजन को विजिट कर रहे होते हैं। तो उसका सर आपको बाकायदा आप अपने उस हेड में, अपने डायरेक्टोरेट के टीएडीए के हेड में पैसे लिया करें, अप्रूवल डीपीआई ने देनी है, क्लेम आपने वहां से करना है। अच्छा जी, आते हाँ नहीं है, तो, बाकी हम गुजारिश तो करते ही रहते हैं सर, हाँ तो वो सबमिशन करते यहाँ रहते से, यहाँ से तो सर टीएडीए का बिल अप्रूव होना है, पैसे आपको आपने अपने वहां से उस हेड से निकलवाने हैं, जो आपके डायरेक्टोरेट का टीएडीए का हेड है उसमें पैसे लिया करें ना आप। अच्छा सर, वो ना वही मैं अर्ज कर रहा था, आते नहीं वहां पे सर। बस सर ये फिर मैं ये ये इसका जवाब आपको भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन ये एक इशू डिपार्टमेंट के एंड पे है कि डिपार्टमेंट वो बजट दे रहा है या नहीं दे रहा, लेकिन क्लेम जेन्युइन है और ये बनता भी है और ये मिलना भी चाहिए। और आप क्लेम किया करें, कन्विंस किया करें डिप्टी सेक्रेटरी बजट साहब को जाके कि जनाब हमने ये टूर करने होते हैं, इसका हमें बजट दिया करें, वो देते हैं। जी अब्दुल लतीफ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम यह सर। सब मेरा जो सवाल है कि रिटायरमेंट के बाद जी जो टीए क्लेम किया जाएगा जी, जी, उसका कोई टाइम पीरियड भी है जी, कितने दिनों के अंदर हम आप क्लेम कर सकते हैं 7 जी? साल के अंदर अंदर आपने करना होता है, क्योंकि अगर वो टाइम बार्ड हो जाए ना तो फिर उसको डिले कंडोन कराना पड़ता है। जी सर। सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि जो टीए हम क्लेम करते हैं सर, जी 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 टैक्स सर, क्यों क्लेम गुजारिश करते हैं? ये है कि टैक्स जो लिया जाता है ना, वो लिया जाता है इनकम टैक्स के ऑर्डिनेंस जो है ना अपना, उसके तहत वो जो उसमें लिखा हुआ है कि जिस जिससे लेना है। अब देखें, हमारे डिपार्टमेंट इसलिए मजबूर होते हैं कि वो उसका टैक्स काटते हैं, या हम कोई डेली टूर पे जाते हैं तो हमारा टैक्स भी कटता है, आप कहीं एज अ रिसोर्स पर्सन जाते हैं तो भी उसका टैक्स कटता है, सर्विसेज में कटता है या इस तरह की चीज़ों में कटता है। तो ये डिपार्टमेंट की मजबूरी सर इसलिए होती है, अदरवाइज ये ऑडिट पैरा लग जाता है और बाद में रिकवरी हो जाती है। ये एफबीआर ने डिटरमिन की हुई हैं चीज़ें कि किसके ऊपर टैक्स लगना है, किस पे नहीं लगना। नॉर्मली तो देखें, अगर आप सरकारी फ़राइज़ की जो है ना वो अंजामदही के लिए मामलात कर रहे हैं तो टैक्स तो उस पर नहीं लगना चाहिए। तो ये अगर लगता है तो डेफिनेटली वो इनकम टैक्स के रूल्स हैं, हम क्या कर सकते हैं सर। जी डॉक्टर अतहर कासिम। जी डॉक्टर साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे? मियां साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा लेक्चर आपका। सर मैं थैंक एक बात ये जानना चाहूंगा कि जैसे प्रिंसिपल्स के लिए पैनल्स बनते हैं मुख्तलिफ सर डिस्ट्रिक्ट से और उनको सर लाहौर बुलाया जाता है इंटरव्यूज के लिए, तो जी क्या जी। वो भी क्लेम कर सकते हैं अपना या नहीं नहीं, कर सकते? ये देखें, ये आप गए हैं पर्सनल गेन्स के लिए, आप पर्सनली अपने आप को एक्सेलरेट करना चाहते हैं फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर टू अ प्रिंसिपल और हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है? जी जी। तो इसका ये ना तो ऑफिशियल मीटिंग है, ये आप इंटरव्यू के लिए गए हैं फॉर योर पर्सनल एक्सेलरेशन। इसका आपको फायदा होना, कल को आपकी डिजायर का स्टेशन और पोस्ट आपको मिलनी है, तो इसका टीएडीए क्लेम नहीं होता सर। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र सर, बड़ी मेहरबानी तो सर नवाजिश। हाँ जी, एक और दोस्त ने बात की, मैं ना वो पिछले दिनों सालों में जो ना स्पोर्ट्स होती थी और जी जी फिर उसमें डिबेट्स थी, तो उसमें मैं एज अ जज जाता था। ठीक है। कसूर में भी गया, सिविल लाइन कॉलेज, काफी जगहों पे, लेकिन वो प्रिंसिपल साहब यही कह रहे थे कि भी हमारे पास बजट ही नहीं है, तो हम बस ये सर मैं अर्ज करूं, मैं आपको गुजारिश करता हूं, हाँ बजट ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ है ना, बच्चा भी ना रोए तो माँ खान पीन ਨੂੰ कुछ नहीं दिंदी। जी जी ये हमने खुद गवर्नमेंट को बताना होता है, बजट देने वालों को बताना होता है कि जनाब टीएडीए इज द नेसेसिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, simply because we'll have to depute our officers, our teachers to perform government duties other than their headquarters। तो उस मद में, उस हेड में सर
वो टीएडीए के पैसे क्लेम किया करें। एक दफ़ा करें नहीं मिलेंगे, दूसरी दफ़ा मिल जाएंगे, तीसरी दफ़ा मिल जाएंगे। तो आपका क्लेम अगर साल के अंदर अंदर क्वार्टरली पैसे आ जाते हैं तो एक साल के अंदर अंदर अगर वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है तो आप देखें पैसे तो आप लगा के गए हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी सर। ठीक है ना। अब देखें आपकी मेहनत एक तरफ है, आप जो जी जी पंजाबी जी कहते हैं खपे हो वो एक बने, लेकिन हाँ जी आपने जो आपका डेली अलाउंस बनता है, जो माइलेज अलाउंस बनता है, जो बाकी आपको किस चीज की सजा है कि आप अपनी जेब से जनाब वो माइलेज के और पेट्रोल के पैसे भी अपनी जेब से लगाएं। रात अगर कहीं रहना पड़ता है, रिश्तेदार नहीं है तो हॉस्टल का कमरा या होटल में रहना पड़ता है, वो भी आप पैसे दें। तो ये क्लेम करना होता है आपने अपने हेडक्वार्टर से। तो हेडक्वार्टर को चाहिए कि जब वो बजट क्लेम करते हैं तो अपने टीएडीए के हेड में भी बजट क्लेम किया करें। बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक जी वेलकम सर, वेलकम। जी खालिद इकबाल साहब। जी ये अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर मेरा पहला सवाल तो ये है कि जैसे रिटायरमेंट के बाद लोग टीए क्लेम करते हैं जी तो मैक्सिमम ये होता है कि जहाँ पे आखिरी स्टेशन होता है ना, लोग वहीं पे सेटल हो गए होते हैं, ऐसे ही है, खास तौर पे जो लोग ठीक छोटे कह रहे शहरों हैं, से आते हैं। बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं। वो अब अगर किसी का डोमिसाइल बना है साहिवाल का, वो इस्लामाबाद या पिंडी आके सेटल हो गया है, मैं सवाल तो उसे आपका क्या समझ करना गया हूँ, चाहिए सर? मैं सवाल और आपका समझ दूसरा गया हूँ। एक जी और जी, सवाल भी है ये सर। पहले पहले इसका वो जवाब ले लें, पहले इसका जवाब ले लें। चले फिर मैं मुझसे देखिए आप थोड़ा आप सा कीजिएगा पहले सर। थे आप लाहौर के, आपकी पोस्टिंग होगी जी सियालकोट। आपने कहा यार सियालकोट पोस्टिंग अच्छा शहर है, बच्चे भी मैंने यहाँ अपने पास बुला लिए हैं, बच्चे यहाँ पे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, चलो यार इधर ही रह पड़ते हैं। तो एंड पे जब वो रिटायरमेंट होती है तो लोग टीए बिल क्लेम, यही तो मैंने कहा कि टीए जब क्लेम किया जाए उसको चेक किया जाए कि इसका बनता भी है कि नहीं, तो लोग क्लेम कर लेते हैं। ये तो सर जमीर की बात है कि जमीर इजाजत दे दे तो लोग जनाब फिर जो है वो इस पे क्लेम करें या ना करें, तो फिर वो लोग कर लेते हैं। अक्सर लोग करते हैं कि जनाब मेरा डोमिसाइल तो लाहौर का है, रहे आप सियालकोट रहे, रिटायरमेंट पे लोग क्लेम करके पैसे भी ले लेते हैं। तो ये देखें जमीर भी कुछ चीज होती है ना, उसको भी तो जवाब देना होता है। एक दफा आपकी रनिंग बेसिक पे फर्ज कर लें 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए सारी जिंदगी तो नहीं चलना, जमीर पे बोझ सारी जिंदगी रहना है। जी सर, ये बड़ी अच्छी बात हो गई। चलें, दूसरा मेरा सवाल ये है कि फर्ज करें जो डायरेक्टर साहब हैं वो एक इंटरनल ऑडिट के लिए एक टीम बनाते हैं, जी तो आपके कॉलेज से वो 2 बंदे ले लेते हैं, वो कॉलेज उनको अब डायरेक्टरेट वाले जो हैं उनको पे करना चाहिए टीएडीए या कॉलेज डायरेक्टोरेट को वाले करना पे चाहिए? करेंगे क्योंकि उनको डायरेक्टोरेट वालों ने ये ड्यूटी दी है। उन्होंने बाकायदा एक ऑर्डर जारी किया है कि द फॉलोइंग जी इंटरनल ऑडिट कमेटी इज हेयर बाय कॉन्स्टिट्यूटेड टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ सो एंड सो कॉलेज विद इन इतने डेज। नीचे जनाब कमेटी के नाम आ जाते हैं, एक बंदा पकड़ते हैं फलां कॉलेज से, एक बंदा पकड़ते हैं फलां कॉलेज से। एक अब इन बंदों को क्या सजा है कि ये अपनी जाती गाड़ी लेके निकलें, अपना पेट्रोल लगाएं? ये जिन्होंने लगाया है वो उनको दें। और सवाल फिर वही है, अभी मसूद फरीदी साहब ने क्वेश्चन किया था साहिवाल से कि जनाब वो मिलते ही नहीं है, तो ये क्लेम करें, पहले उस हेड में पैसे होने चाहिए। ये उनका टीएडीए बनता है जी, क्योंकि ये स्पेशल ड्यूटी है जो वो परफॉर्म कर रहे हैं, इधर अपनी सर ड्यूटी पिंडी से में हट है के ना, परफॉर्म कहते हैं कर जी रहे हैं। अपने अपने कॉलेज से ले लें, हमारे नहीं गए थे सर ना नहीं, 2 बंदे नहीं तो सर नहीं, वो कॉलेज क्यों देगा? मुझे ये बताएं कि वो इंटरनल ऑडिट जो बंदा करने गया किसी और कॉलेज में, उसका आपके कॉलेज को फायदा क्या है? उल्टा आपके कॉलेज को नुकसान हो रहा है कि आपका ऑफिशियल चला गया, उसकी जगह कोई काम और कर रहा होगा, फिर वो बंदा ट्रेवल करके पैसे लगा रहा है। आपको कितने नफलों का सवाब है कि जनाब अपने बंदे की सर्विसेज भी आप दें और उसको टीएडीए भी आप दें? मेरी तो ये तो मंतक ही समझ में नहीं आती। जी। अच्छा सर, तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि पिछले दिनों ना एमआईएस से कुछ ऑर्डर्स थे पोस्टिंग्स के, जी जी जो प्रमोशन वगैरह के साथ ना, तो वो लोग उसी कॉलेज में थे, वहीं पे रीपोस्ट हुए, लेकिन उनके ऑर्डर्स में लिखा हुआ था कि ट्रांसफर्ड एंड पोस्टेड। इस ठीक है, केस में क्या बनेगा सर? देखें ट्रांसफर्ड एंड पोस्टेड और उस ऑर्डर के अंदर क्या लिखा हुआ था, टीएडीए इज अलाउड और नॉट अलाउड? नहीं, ये नहीं लिखा हुआ सर। ये नहीं तो लिखा हुआ था नोटिफिकेशन ना। जो करते हैं ना, मैं उसकी बात लेकिन कर रहा हूँ, सुने, नोटिफिकेशन की मजे बात। मजे की बात सुने ना, मजे की बात सुने। जी जी अब अगर वो कहते हैं कि मिस्टर जी सर। नूर अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर BS19 ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज पिंडी भटियां, is hereby transferred and posted
एट द सेम कॉलेज, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज पिंडी भट्टियां। तो ये अंडरस्टूड नहीं है कि एक ही स्टेशन से बंदा एक ही स्टेशन पे रह रहा है, तो आप मुझे खुद बताएं, टीएडीए क्लेम करके शर्मिंदगी का सामना करने वाली बात हो जानी है। सर लोग खुशी में फिर कहते हैं ना जी मुझे टीए भी दें, मेरी प्रमोशन भी हो गई है, फिर क्या करेंगे? तो प्रिंसिपल से फिर लड़ाई करते हैं सर। देखिए ना, मजे की बात मैंने आपको बता दी है कि आप उसी कॉलेज, आपके ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आप उसी कॉलेज से 19वीं से 20वीं में उसी कॉलेज में पोस्ट हो गए। आपका ऑर्डर बोल रहा है कि आपका टीएडीए नहीं बनता। तो मुझे बताएं, जब आप क्लेम करेंगे और वो बंदा आपको सामने बैठा के कहे प्रोफेसर साहब आप 20वें ग्रेड में हो गए हैं, मुझे ये बताएं कि ये टीएडीए आपका किस बुनियाद पे बनता है, मुझे वो बता दें आप। ये आ जाता है डिस्क्रेशन, वो देख लेते हैं कि इसका बनता ही नहीं है। हाँ, अगर वो दोस्त जो है वो सियालकोट में काम कर रहा था और वहां से उन्होंने उसको निकाल के जनाब कर दिया गुजरावाला में कर दिया, या गुजरावाला से उठा के लाहौर में कर दिया, तो वो तो सर नजर आता है ना कि ये इंटर डिविजनल भी है, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी है, तो वहां तो टीएडीए बनता है। अगर उन्होंने उसमें ऑर्डर में नहीं लिखा, अगर वो ऑर्डर में लिख देते हैं कि टीएडीए इज नॉट अलाउड, वो टीएडीए इज नॉट अलाउड लिखते ही तब है जब बंदे ने खुद अप्लाई किया हो। जब आपने अप्लाई करना तो टीएडीए नहीं मिलना, ये सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में और गवर्नमेंट एक्सीजेंसी में आपको मिलना है। आप अपनी मर्जी से ट्रांसफर करा के टीएडीए क्लेम नहीं कर सकते। जी शफकत नवाज मलिक, अपना काइंडली माइक अनम्यूट कीजिए। जी डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम। मसूद फरीदी साहब ने आपसे सवाल किया था, लेकिन उसका जवाब किसी हद तक गोल हो गया। एक और दोस्त ने भी किया था। मेरी भी रिक्वेस्ट है कि डेलिकेट वे बताएं कि क्लेम हम करते हैं तो आगे सबूत देते हैं। गवर्नमेंट ये कहती है कि आप 99 क्वेश्चन कर लें, लेकिन ये फाइनेंस वाला, पैसे लेने वाला, ये सवाल इसका जवाब सर आप देते नहीं है। मेरे अपने टीएडीए को 50-60 हजार नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात को डॉक्टर साहब मैं सेकंड करता हूं। मैं बिल्कुल आपकी इस बात को, इसकी तायीद करता हूं, लेकिन मैंने फिर वही कहा है कि आप देखें, एक दफा अगर नहीं देते वो, आप दोबारा फिर क्लेम करें, दोबारा फिर क्लेम करें, आगे जस्टिफिकेशन लिख के भेजें कि द फॉलोइंग टीए क्लेम्स आर लाइंग पेंडिंग in this office, and to dispose of these claims which are genuine as per the record, amount to the extent of itne may kindly be granted and released in the head of TADA। तो डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि जब आप ये लिखेंगे कि ये क्लेम्स पेंडिंग पड़े हुए हैं और इन्होंने टीएडीए क्लेम किया और जेन्युइन इनका टीएडीए का क्लेम है, जबकि कॉलेज के फंड में टीएडीए की मद में कोई पैसा नहीं पड़ा हुआ, तो आप ये पैसा दें तो उनको देना पड़ेगा। ये आपको थोड़ा सा डॉक्टर साहब फॉलो करना पड़ता है थोड़ा सा ना सर। बस इसका यही है कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बस वो कहते हैं बात ना करो। नहीं, दिल बहलाने वाली कोई बात नहीं है। मैं हमेशा बड़ी रियलिस्टिक बात करता होता हूँ। देखें, हमें भी इनकार किया जाता होता था कि जनाब पैसे नहीं पड़े हुए, हम टीएडीए नहीं दे सकते, लेकिन हम लेते थे। एक दफा इनकार करते थे, अगली दफा फिर डाल के भेजते, फिर चौथी दफा जाके उनको मिलते थे कि सर मेहरबानी करें, ये जेन्युइन जो हमारे जेन्युइन ये हमारे टूर प्रोग्राम्स के सारे बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, आप मेहरबानी करें इसको ये दें हमें। तो वो मेहरबानी शफकत फरमा देते थे, वो दे देते थे। तो इसके लिए थोड़ा सा फॉलो अप करना पड़ता है। दूसरी बात यह कि आपकी रीजंस बड़ी कोजेंट होनी चाहिए और रिकॉर्ड आप उसमें मेंशन कर दें, उसमें लिखें, जस्टिफिकेशन दें कि ये आप क्लेम क्यों कर रहे हैं और ये अगले साल के लिए आप क्लेम क्यों कर रहे हैं, उसकी जस्टिफिकेशन देखें। बजट बनाते वक्त यही तो मसला है। अगर आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन देते हैं तो वो कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर जस्टिफिकेशन खाली लिख दें कि टीएडीए की बात में इतने पैसे चाहिए, उनको क्या पता कि ये आपने किधर लगाने, किसी ने पहले टूर किया भी है कि नहीं किया। आप उनको बताएं ये 10 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं और ये इतने इतने इनका क्लेम पड़ा हुआ है, जेन्युइन क्लेम है, कंट्रोलिंग ऑफिसर ने इसको ओके किया हुआ है, इनके एरियर क्लियर करने हैं, तो आप मेहरबानी करें ये रिलीज करें। तो वो एक दफा नहीं देंगे, अगली दफा दे देंगे। आपने 1 लाख मांगा, वो 50,000 दे देंगे। 50,000 में को 2 लोगों का, एक बंदे का तो निकलेगा, अगली दफा फिर दूसरे का निकल जाएगा। डिले अगर हो जाएगा, डिले कंडोन करा लें। ठीक है, ठीक, ओके सर। जी अनवार हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर अनवार हुसैन फ्रॉम बरी। सर कैसे हैं सर? खैरियत? माशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव और बड़ी थारो कमांड आपकी माशाल्लाह इस टॉपिक पे थी, बड़ी खुशी।
मेरा क्वेश्चन ये था कि जब एक आदमी ट्रेनिंग पे सपोज जाता है, जैसे यही हमारी 6 वीक्स की ट्रेनिंग थी, तो अगर सपोज ये ट्रेनिंग लाहौर होती जी, तो अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ से वहां पर बोर्डिंग लॉजिंग प्रोवाइड नहीं की जाती, तो उसमें जो रूल था कि फर्स्ट 10 डेज फुल डेली अलाउंस मिलता है और बाकी दिनों का जब 10 दिन से ज्यादा डेज बनते हैं वहाँ क्याम के तो फिर हाफ डेली मिलता है। क्या ये नहीं, वो 30 तक का, वो रूल 30 डेज तक का हो गया हुआ डॉक्टर साहब। अच्छा 30 डेज। हाँ जी, राइट बिल्कुल ठीक। दूसरा सर, खालिद इकबाल साहब के हवाले से ही मैं अपनी बात को यहाँ थोड़ा सा करता हूँ। जी सर। मेरा भी एक तरह से इस तरह का एक जेन्युइन मसला, मैंने लाहौर सर हम सेटल थे तो हेले कॉलेज में एडमिशन लेना था, वालिद साहब ने डोमिसाइल लाहौर का बनवा दिया। जबकि परमानेंटली आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट चकवाल। ओके, तो ठीक हो गया मेरी पोस्टिंग मरी है, सपोज मैं 2-2.5 साल बाद मेरी रिटायरमेंट होनी है सर की, तो उसके लिए फिर अगर मैं वहां से रिटायर होता हूँ तो फिर जो ट्रांसफर ग्रांट है वो क्लेम चकवाल के लिए करनी नहीं। चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप मरी हैं तो आप परमानेंटली मरी सेटल हुए हैं, रिटायरमेंट के बाद उधर ही रहना है? नहीं सर, नहीं, मेरा घर चकवाल है। तो सर फिर आपका बनता है ना, आपका तो जेन्युइन है। जी नहीं, यू वुड जेन्युइनली क्लेम रिटायरमेंट ग्रांट और बाकी चीजें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि डोमिसाइल मेरा लाहौर का है, CNIC चकवाल। ये बात कर रहा नहीं हूँ। नहीं, तो फिर वो लाहौर का क्लेम करना पड़ेगा फिर लाहौर का, चूंकि उसके लिए सबूत चाहिए होता है ना। लेकिन ना लाहौर का देखे ना, लाहौर में तो मैं सेटल ही ना, मेरा वहां घर है। यही मैं कह रहा हूँ कि तो फिर अल्लाह के वास्ते छट दो गवर्नमेंट नु। अदरवाइज देखे ना, आपके सीनियरिटी लिस्ट में डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल लिखा होगा, वो लाहौर ही लिखा होगा, ठीक है ना? तो फिर लाहौर का क्लेम आपका जेन्युइन बनता है, चाहे आप कहीं भी रह रहे हैं। अच्छा, नहीं CNIC का एड्रेस नहीं अब फॉलो किया जाता? नहीं सर, नहीं नहीं, आपके डोमिसाइल पे। अच्छा डोमिसाइल पे, राइट सर। डोमिसाइल, बस ये कंफ्यूजन ज़हन में थी। डोमिसाइल पे सर, डोमिसाइल पे। अच्छा माशाल्लाह। आपकी सिटीजनशिप जो है वो डोमिसाइल शो करता है। दूसरा सर, ये जो ट्रांसफर ग्रांट्स होती हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, तो आप बताया कि बंदा जब विद अगर वो मैरिड है तो उसको लगेज या जो भी डेली अलाउंस है उसमें हमने या हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो ये है कि अगर एक आदमी विद फैमिली रह रहा था और वो शिफ्ट था फैमिली के साथ, फिर जब वो ट्रांसफर होके जाएगा फिर तो उसको फुल डेली अलाउंस मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। ना सॉरी, फुल बेसिक पे मिलेगी, फुल बेसिक पे ठीक है। मिलेगी। और अगर वो फैमिली वहां शिफ्ट हुआ था और विदाउट फैमिली ही वहां से ट्रांसफर हो गया तो फिर उसको हाफ बेसिक पे मिलेगी। नहीं नहीं, ये इसका थोड़ा सा आप क्लियर कर लें। अब एक फर्ज करें, एक हमारे सिविल सर्वेंट हैं, वो रह रहे हैं, फैमिली उनकी लाहौर रह रही है, वो सियालकोट रह रहे हैं, ठीक हो गया, जबकि डोमिसाइल उनका लाहौर का, फैमिली लाहौर में ही रह रही है। लेकिन फैमिली साथ नहीं भी रह रही होती ना तो सिविल सर्वेंट क्लेम करते हैं फैमिली का, ऐसे वो फैमिली का क्लेम करते हैं। फैमिली और विदाउट फैमिली जो है ना, वो जाहिर है उसका हाफ और फुल बेसिक पे का है। ये जरूरी नहीं है साथ रह रही हो या साथ ना रह रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रह रही है या नहीं रह रही है, आपका क्लेम बनता है। उसकी वजह आप बाहर भी रह रहे हैं, आप अगर नहीं आते आपकी फैमिली आपको मिलने जा रही है, या आप अपनी फैमिली को मिलने आ रहे हैं, और नौकरी तो आप डिपार्टमेंटल एक्सीजेंसी में कर रहे हैं, आपका हेडक्वार्टर चेंज हुआ, आप कर रहे हैं, तो आपका तो राइट बनता है ना, आना जाना तो लगा हुआ है ना, खर्चा तो लग रहा है ना। तो गवर्नमेंट ये फैसिलिटेट करती है, गवर्नमेंट ये फैसिलिटेट करती है अपने सिविल सर्वेंट्स को इस हवाले से। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात सर, बहुत ही जबरदस्त सर आपका लेक्चर रहा माशाल्लाह। एंड आई होप सर मेरे कोलीग्स ने इसको मतलब एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद शफीकुर रहमान साहब। जी शफीकुर रहमान अर्ज कर रहा हूँ मियाँ साहब। जी शफीक साहब। जी, इस तरह टी और डीए जो हैं वो अटेंडेंसेस हम संभाल के रखते जाते हैं, काफ़ी सारी जमा हो जाती हैं, डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब और दीगर दोस्तों ने भी जमा की हैं। जी 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 तो जी, उसके लिए अप्लाई भी करते जाते हैं, खजाने से एतराज़ भी लगवाते जाते हैं, मगर वो मिलता नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम है। तो बस वो लगे रहे आप, कभी ना कोई कभी तो खास देना टूल जो हो। शुरू होते हैं ना। सुने डॉक्टर साहब, एक अर्ज करूं, जी फरमाइए। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट के खजाने से 1 रुपया लेने के लिए भी बड़ी तगोदो करनी पड़ती है। तो तगोदो में लगे रहे, आपका राइट है इंशाल्लाह, वो मिलना चाहिए आपको। जी,
एक और सवाल मिलना था जी। चाहिए, लेकिन प्रोवाइडेड वो उसके हेड में वो क्लेम करें विद जस्टिफिकेशन, उसमें कम से कम इतना जरूर लिखते हैं कि हमारे ये 5 ऑफिसर हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में उन्होंने ये टूर्स किए हैं, या ये उनका टीएडीए बनता है और इतने उनके टोटल क्लेम है, तो काइंडली ये उनका क्लेम जो है उसको आप अलाउ करें। तो जब आप व्हेन यू गिव द प्रॉपर जस्टिफिकेशन फॉर वट एवर यू आर क्लेमिंग, डेफिनेटली देयर आर सो मेनी वेज विद विच यू कैन बी कंपनसेटेड फॉर दैट। जी एक और सवाल था मियां साहब, वो सवाल ये था कि किसी दोस्त ने, मेरे नॉलेज में आया है कि उसके इसी तरह क्लेम बनते गए, वो प्रिंसिपल था, उसने कॉलेज फंड से ही वो सारा टीएडीए ले लिया। नहीं, वो गलत किया ना, वो गलत किया। वो तो ऑडिट जब होगा तो ऑडिट में सर वो फंस जाएंगे, वो रिकवरी पड़ जाएगी। और देखें रिकवरी जो है, पर्सनल ऑडिट पैरा जो होता है ना, वो जान नहीं छोड़ता जब तक बंदा जिंदा रहता है, या जब डेथ होती है खुदा न खासा तो बंदा बचता है, वरना रिकवरी पर्सनल जो होते हैं ना, मैं आपको बताऊं पर्सनल पैरे कितने होते हैं। पहला पर्सनल जो पैरा होता है, आपको सरकारी गाड़ी मिली हुई है तो उसके हवाले से जो आपकी तरफ एरियर निकले वो पर्सनल पैरा होगा, वो जब तक आप जिंदा हैं आपको रिकवरी पड़ सकती है। एक बात, सरकारी घर आपको मिला हुआ है, उसमें अगर कोई आपका एरियर निकलता है वो जनाब आपको देना पड़ेगा। नंबर 3, आप सरकारी घर में रह रहे हैं और टेलीफोन आपको सरकारी मिला हुआ है, उस टेलीफोन का भी जनाब जितनी रिकवरी पड़नी है वो पर्सनल ऑडिट पैरा होता है। और चौथी बात होती है, अगर आपको कोई ओवर पेमेंट हुई है या आपको कोई इलीगल पेमेंट हुई है, तो जनाब ये जो ओवर पेमेंट है, दिस इज ऑल्सो पर्सनल ऑडिट पैरा। ये वो पैरे होते हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर बंदे को मसाइल खड़े हो सकते हैं, बाकी तो चेयर के होते हैं। जो प्रिंसिपल आए, जो कॉलेज के फंडों के मामला, वो जिस चेयर ने आना है, एक्स ऑफिशियो जिसने भी आना है उसने उसका जवाब देना है, प्रोवाइडेड पिछले रिकॉर्ड उसको पूरा किया हो। तो ये 4 पर्सनल पैरे होते हैं जिससे बचना चाहिए। वो टेलीफोन की मद में लगता है, वो गाड़ी की मद में लगता है, सरकारी घर की मद में लगता है, और आपने को गलत पेमेंट ले ली है तो उसकी मद में लगता है। ये पैरे जान नहीं छोड़ते जब तक आपसे रिकवरी ना हो जाए। शुक्रिया मियां साहब जी, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर। जी मियां साहब, डॉक्टर खबर बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब। सर थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें कि एक बंदा ई ट्रांसफ़र के ज़रिए, ये जो आप कह लें कि सेल्फ रिक्वेस्ट पर ट्रांसफ़र होता है पिंडी से लाहौर जी, तो क्या वो ये जो जिसे ट्रांसफ़र ग्रांट कहते हैं वो क्लेम कर सकता है? ना सर, ना कोई ट्रांसफर ग्रांट नहीं वो क्लेम कर सकता। मैंने आपको 2 चीजें बड़ी वाजे बता दी। नंबर 1, आपकी ट्रांसफर आपकी रिक्वेस्ट पे होगी तो कोई टीएडीए नहीं है, बड़ी वाजे सी बात है। और दूसरी तरफ आप जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी काम होगा, गवर्नमेंट को चाहिए आपकी खिदमात एक जगह से दूसरी जगह, तो गवर्नमेंट आपको टीएडीए देगी। लेकिन आप अपनी मर्जी से अपनी रिक्वेस्ट पे ट्रांसफर कराएंगे तो फिर आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। मैं सर टीएडीए की बात नहीं कर रहा, ट्रांसफर ग्रांट की बात कर रहा हूँ। सर ट्रांसफर ग्रांट की भी आपको नहीं मिलनी ना, क्योंकि मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूं, वो रिटायरमेंट पे हो, वो ट्रांसफर पे हो, वो अगर आपकी अपनी रिक्वेस्ट पे हो रही है, ठीक है, तो फिर आप कैसे क्लेम करेंगे? कोई ट्रांसफर ग्रांट भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने खुद अप्लाई किया गवर्नमेंट को कि मैं ट्रांसफर कराना चाहता हूं। तो गवर्नमेंट ने आपको जब एक फायदा दे दिया कि आपको आपकी मर्जी का स्टेशन दे दिया, तो फिर गवर्नमेंट आपको पेमेंट क्यों करेगी? थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर। शफकत नवाज मलिक सर, मैं पहले भी ट्राई करता रहा हूँ लेकिन अनम्यूट से सर जी सर पिंडी से हूँ जी। 2 क्वेश्चन सर हैं। एक तो ये है कि रेगुलर एम्प्लॉय जो होता है सर, जब वो सर्विस में हो, इन केस ही एक्सपायर्स ड्यूरिंग द सर्विस, तो उसके बाद सर जो रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स उसको मिलते हैं, लाइक ये जो हम ट्रांसफर उसकी जो ग्रांट है, रिटायरमेंट ग्रांट जो होती है, या उसके टीए वगैरह जो है, ये सर ऐसे एम्प्लॉय की फैमिली के लिए ये देना होता है या नहीं देना होता? नंबर 1 नहीं, सर बिल्कुल ये अलाउड है। ये पहले ही मैं आपको बता दूं, ये अलाउड है, जाहिर है वो गवर्नमेंट सर आवाज कुछ नहीं। हेलो जी प्रोफेसर। जी सर, आवाज कुछ नहीं आ रही थी, काइंडली सर इसको रिपीट कर दीजिए सर।
जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि जाहिर है जो मरने वाला है, जहां गवर्नमेंट ने सारे उसके लिए फवायद रखे हुए हैं, तो ये भी फायदा उसकी फैमिली को हासिल है। ठीक सर। एक दूसरा सर ये है कि चूंकि टीए नॉर्मली जो है ये बजट सर हमें नहीं मिलता होता। अब जी। हमने अगर किसी एम्प्लॉय को सर अब गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट के काम के लिए, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए हमने किसी जगह भेजना है, तो वो नॉर्मली रिफ्यूज कर देता है, कहता है जी कि मैं कैसे जाऊं जी। अब उसके लिए सर सर वो हमारे पास कोई इसीलिए प्रोविजन होती है कि हम किसी, जी प्लीज सर, हम बस किसी सर, अपने फंड से उसे दे दें सर। सर वो फंड से दे तो सकते हैं, लेकिन वो टीएडीए शो करके नहीं ना देंगे। वो तो फिर जाहिर है उस पे ऑडिट पैरा लग जाएगा कि ये टीएडीए के लिए तो है ही नहीं। तो वो तो एक सर फिर हम कंपनसेटरी, आप समझ लें, आप कंपनसेटरी वो पैसे होते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो तो बेचारे अपनी जेब से 2000 निकाल देते हैं, ले ले या मेरे से ले ले। ठीक है जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई इस्लाम। समा बशीर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान। सर मेरा जी। ये क्वेश्चन था कि जैसे ट्रांसफर होके कोई जाता है पेरेंट डिपार्टमेंट में, यानी कि जी। इंटर डिस्ट्रिक्ट, तो क्या वो जी। क्लेम कर सकते हैं अगर उसके ट्रांसफर के ऑर्डर में लिखा भी ना हो कि नो टीएडीए इज अलाउड, और यानी कि देखें डिपार्टमेंट खुद वो तो, करे अगर? हाँ वो तो रिपेट्रिएशन हुई है ना आपकी। जैसे यूनिवर्सिटी में लोग काम कर रहे थे, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में एचईडी के लोग काम कर रहे थे। अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो भी यूनिवर्सिटी में एचईडी के एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो वापस अपने अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में जाएं। तो डेफिनेटली आपका असल डिपार्टमेंट तो पेरेंट डिपार्टमेंट था, वहां तो आप डिस्पेंसेशन, आप जो है वो वहां पे गए, आपको जरूरत थी या नहीं थी, जैसे तैसे करके डेपुटेशन आपने करा लिया, तो वो तो आप फायदा वहां से लेके आ गए ना। अब आप चूंकि अपने असल डिपार्टमेंट में वापस आ रहे हैं, तो ये टीएडीए आपका क्लेम नहीं बनता जी। नहीं सर, रिप्रिएटेड नहीं, वैसे अगर हाँ ट्रांसफर पेरेंट डिपार्टमेंट में हो जाए और लिखा जी भी जी। ना हो कि नो टीएडीए इज नहीं, अलाउड। वो ट्रांसफर कैसे हुई? गवर्नमेंट को कैसे पता चला कि आपको ट्रांसफर करना है? या सर तो आपने रिक्वेस्ट दी होगी गवर्नमेंट को। नहीं सर, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड वगैरह पे होती है उस सूरत में। अब देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड एक लफ्ज आपको पता है कि ये बड़ा खतरनाक लफ्ज होता है। जी जी। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे मोस्टली उस बंदे को निकालते हैं जो परसोना नॉन ग्राटा होता है, कि जी ये इस जगह पे चाहिए ही नहीं है, ये बंदा ठीक नहीं है, इसको ट्रांसफर कर दें यहाँ पे। तो वो तो वैसे ही एक सजा की छोटी सी किस्म होती है, गो के पीड़ा में उसका जिक्र नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव। अब दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड ये होती है कि गवर्नमेंट को उस बंदे की सर्विसेज वहां पे चाहिए। दो चीजें हो गई ना, जी एक जी ये सर। होगी कि बंदे की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, गवर्नमेंट ने समझा कि ये बंदा यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, इसका यहाँ पे रहना गवर्नमेंट के लिए नुकसानदेह है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड जो है ये खतरनाक है, इस पे कोई टीएडीए नहीं है। अगर वैसे गवर्नमेंट ने आपकी जरूरियात को और अगले डिपार्टमेंट ने आपकी जरूरत को पेश नजर रखते हुए आपको ट्रांसफर किया और ऑर्डर में लिखा भी नहीं है कि नो टीएडीए अलाउड, तो फिर आप क्लेम कर सकते हैं। जी जी सर, इस सूरत में ठीक है। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे क्लीग बता रहे हैं कि जैसे टीएडीए नहीं मिलता, हम क्लेम भी करते हैं, तो हम कितने अरसे तक क्लेम कर सकते हैं? क्योंकि हमें कहा जाता है जी ये पिछले साल का था, ये उससे पिछले साल का था, वो या टाइम बार, जी 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 जी, वो एक साल के अंदर अंदर आपने करना, तो वो टाइम बार हो जाता है ना। वो एक साल का पीरियड इसलिए है कि हर साल की फिस्कल ग्रांट जो आती है, गवर्नमेंट जो ग्रांट जिसे हम बजट कहते हैं, वो हर साल का मिलता है, जो कि 1 जुलाई से लेके 30 जून तक का होता है। तो चूंकि ये सारे खाते खुले होते हैं हर तरफ, जो पूरे साल के अंदर खुलने होते हैं और बंद होने होते हैं, ये ऐसा नहीं होता कि एक खाता जो 30 जून को बंद हो गया है, आप वो खाता खोल के पिछले साल उसको ले जाएं, तो वो फिस्कल ईयर से पीछे जाएंगे तो डिले कंडोन करना पड़ता है, क्योंकि वो सारी की सारी सेटलमेंट और रिकॉर्ड इधर उधर होना होता है, इसलिए फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर यह है कि इसको टाइम पे ही क्लेम किया जाए और उस टीएडीए के हेड में पैसे रखवाए जाएं, क्योंकि उसमें पैसे होंगे तो बिल कभी भी डिले नहीं होंगे, उसमें पैसे नहीं होंगे एतराज लगेगा, बिल पेंडिंग पड़ा रहेगा, ज्यादा अरसा गुजर जाएगा, अगला फिस्कल ईयर आ जाएगा तो काम खराब हो जाएगा, डिले कंडोन कराना पड़ेगा। सर इसी तरह जैसे हम टाइम पे ही क्लेम करें लेकिन फिर भी ना मिले, तो उसको हम अगर कितनी वो दफा? फिर पैसे नहीं होंगे ना, वो फिर पैसे नहीं हेड में होंगे, ठीक हेड है, में थैंक पैसे नहीं यू होते। थैंक यू सर। साहब जी जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सर इसका डॉक्टर जफर opinion इकबाल। है कि अगर पिछले साल का आपका या 2 साल का भी अगर पेंडिंग है ना टीएडीए, तो एक्स पोस्ट फैक्टर सैंक्शन डॉक्टर साहब से लेके तो आप बिल दोबारा से अगर बजट आ जाता है तो क्लेम कर सकते हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना, वो डिले कंडोन कराना पड़ता है, डिले कंडोन का मतलब ही ये एक्सपोज फैक्टर होता है। हाँ जी, 3 साल तक डायरेक्टर साहब के पास पावर है। हाँ वो डिले कंडोन कराना, हाँ डिले कंडोन कराना पड़ता है ना, उसकी बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है कि ये पिछले साल का ये अलाउ कर दें कि इस साल में इसका क्लेम कर लिया जाए, उसके बाद क्लेम होता है।
राइट राइट जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर बस जफर इकबाल फ्रॉम गुजरावाला सर। जी डॉक्टर साहब। अच्छा सर, अच्छा सर, ये लोग जो लोग पिछले साल यूनिवर्सिटी से वापस डिपार्टमेंट में अपने पास वापस उन्हें रिपोर्ट करने के लिए कहा था, जी जी तो इसके बाद दोबारा उनको जो है वो मुख्तलिफ स्टेशन दिए गए, तो आरती स्टेशन अभी बाज को मिले हैं, तो जी इस जी सिलसिले में क्या जब वो वापस गए हैं उनको कोई डिपार्टमेंट में इस सिलसिले में कोई टीए या कोई ऐसी कोई चीज नहीं प्रॉपर ग्रांट की हो? नहीं कोई नहीं दिया किसी को भी, ठीक होगी बात। अच्छा किसी को दूसरी नहीं। डॉक्टर साहब, अच्छा दूसरी सर मियां साहब, ये अमूमन आपने ये कहा कि जो अगर आप डायरेक्टरेट का काम करते हैं या डायरेक्टर का काम करते हैं तो उस सिलसिले में फिर डायरेक्टोरेट जो है वहाँ से आप टीए जो है आप क्लेम करेंगे। अच्छा मैंने जैसे मेरी मालूमात है, जैसे मैंने वहाँ पर देखा है, तकरीबन सारे लोग भी वहाँ पर जो है कोई ना कोई सफर कर रहे होते हैं, कोई ना कोई जा रहे जी होते हैं। ऐसे ही है। सर मैंने डायरेक्टोरेट जो मेन जहाँ पर डायरेक्टर साहब बैठते हैं और जहाँ पर जो है डिप्टी डायरेक्टर साहब भी बैठते हैं सेम स्टेशन पर, हेडक्वार्टर जी जिसे जी हम कहते हैं, जी जी उनका आपस में टीए की मद में या पेट्रोल की मद में अक्सर आपस में उनका इशू रहता है। ठीक है ठीक है। अच्छा जी ये मैंने पिछले कोई 6-7 साल से जहाँ पर मैं जिस स्टेशन पे मौजूद हूँ तो वहाँ पर ये इस तरह का इशू रहा है उनका आपस में, जी उनकी जी फिर जी आपस में फुल फाइट भी करवाते रहे हम। तो ठीक है ये इनका अलग अलग अगर हो जाए, एक तो ये, और दूसरा ये है कि जो लोग हम जाते हैं तो आप फर्ज करें 1 लाख उनको बेचते हैं या आपके डिपार्टमेंट जो हमारे डिपार्टमेंट तरफ से उनको 1 लाख मिलता है, तो वो जी कहते हैं ये तो हमारा हिस्सा है, ये तो हमारा हिस्सा है, आपका यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि 2 लाख हमने भेजे थे, 1 लाख आया, ये तो हमारा हिस्सा है। तो इस सिलसिले में काइंडली जो है ये चीजें जो है या तो क्लियर कट जिस बंदे के नाम पर वो आए वो क्लियर कट होंगे, फला बंदे के नाम है, तो वो उन्हीं को मिले, ना कि जो है वो दूसरा बंदा ले जाए जो ताकतवर। देखो वो हमसे ताकतवर है, ठीक है, वो हमसे ताकतवर है, वो उन्होंने ही ले जाना है, तो दूसरे बंदे को जो ये चीज जो है, ये क्लैरिटी जो है ये लाजमी होनी चाहिए। थैंक यू। ये पता क्या, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। जब मैं लाहौर में पोस्टेड था डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर, तो वहाँ पे ये था कि डायरेक्टर का जो एलओ था वो डिफरेंट था, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन का एलओ डिफरेंट था, डिप्टी डायरेक्टर बजट एंड प्लानिंग का एलओ डिफरेंट था। ठीक है, मजे की बात है 3 एलओज में पैसे आते थे और साइन सब पे डायरेक्टर के ही होते थे। मेरी बात समझ गए? एक तो ये गलत बात हो गई, अब ये बेसिकली एक ही एलओ होना चाहिए जो डायरेक्टोरेट का हो, और जो वहां पे डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर बैठा हुआ उसका एलओ अलहदा होना चाहिए, डायरेक्टर का एलओ अलहदा होना चाहिए, और जो एलओ डिप्टी डायरेक्टर का है ना उस पे डिप्टी डायरेक्टर को डीडीओ का इख्तियार होना चाहिए, जबकि वो डायरेक्टर यूज कर रहे हैं जो कि गलत है। ठीक है, अब होता यूं है कि जब एक डायरेक्टर जो है वो डीडीओ की पावर से इख्तियार कर रहा है, पूरे डायरेक्टोरेट के जितने डिप्टी की भी पे एंड अलाउंसेस निकलने हैं या ऑफिशियल्स के भी पे एंड अलाउंसेस निकलने हैं, तो सबके बिल के ऊपर साइन हो रहे हैं डिप्टी डायरेक्टर उसके डायरेक्टर के, जबकि वो जो डिप्टी डायरेक्टर साइन करा रहा है उसका अपना एलओ है जिसका वो डीडीओ खुद है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब होता यूं कि जब वो उसमें टीए की मद में पैसे आते हैं, फर्ज करें वो 2 लाख रुपए आता है, डायरेक्टर कहता है यार मेरा तो 2.5 लाख रुपया बने हुआ भाई, पहले तो मैं क्लेम करना है, तू मेरे तो बात करी। तो जाहिर है वो डायरेक्टर है, वो जनाब वो पहले क्लेम कर लेगा, जो डीपीआई ऑफिस है वो साइन करा लेगा, वो क्लेम कर लेगा, डिप्टी डायरेक्टर का बिल ही साइन नहीं होगा। तो ये तो इंटरनल मैटर्स हैं जो कि अफामो तफहीम के साथ हल होने चाहिए। मसलन डायरेक्टर को भी देखना, देखें डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर ये कोई 2 एंटिटीज नहीं होती, ये एक टीम का हिस्सा होते हैं, और हमेशा कामयाब लीडर वो होता है जो टीम को हम कह के चलता है, मैं कह के नहीं चलता। जहां पे मैं आ जाती है ना, वहां पे बजट हो, टीएडीए हो, कोई भी मसला हो, सारे के सारे काम खराब हो जाते हैं। टीम लीडर हमेशा कहते हैं हम ये करेंगे, और जब बात हम की आ जाती है ना तो फिर सबका प्रोटोकॉल बराबर हो जाता है, सबकी इज्जत नफ्स बराबर हो जाती है, फिर कभी भी मुश्किलात नहीं आती। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा, और इसको यकीनन आप एड्रेस भी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मेरे बस में जितना हुआ मैं जरूर करूंगा।
इंशाल्लाह। थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका, थैंक यू सो वेरी मच फॉर joining us and sparing your time to conduct this very valuable session for the participants, and I believe that participants have learned many new things from this session, and the question answer also show that they were interested in this topic, and they wanted to learn about the travel allowances. Thank you very much Mia Saab, and definitely I think there is no need to say again and again that we will definitely engage you in our future trainings. Yeah, thank you very much. Thank you very much. It's my pleasure to be a part of this very august platform. Thank you very much for inviting me to be a resource person and extending my services for Punjab Higher Education Commission. I'm really obliged to you, my dear, and your team, who is always very much grateful, who's always very much helpful, and always extending so much, I would say, bas karo sir, thank you cooperation very at the much same sir. time. Sir, Cooperation thank at the you. same time. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਵਨ ਹੈ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ। this concludes the day and I believe the 4th week, and for 5th week we will start on Monday at sharp at 10:15.